विभूतिपुर की राजनीति में पैसों का कितना बोलबाला है, चेहरा का कितना बोलबाला है और पार्टी का कितना बोलबाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कास्ट के बेसिस पे किस लेवल का इलेक्शन यहाँ पे होता है। तो अश्वमेघ देवी रामबाला सिंह संस्था इसलिए खत्म करवा दी है तो उनको लग रहा है कि हमारा रास्ता साफ हो, उनकी भी फिर आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। देखिए, विभूतिपुर के बहुत सारे नेता इस वीडियो को देख रहे होंगे। ये पीएन झा की व्यक्तिगत राय नहीं है, ये इनका अनुभव है। भाजपा के कद्दावर नेता हैं, यहाँ के विधानसभा के संयोजक भी हैं अरविंद कुशवाहा, वो भी कुशवाहा है। जो माले के जो कैंडिडेट हैं मंजू प्रकाश, वो भी कुशवाहा समझते हैं। रामबालक सिंह, वो भी कुशवाहा है। वो भी कुशवाहा है। सारे कैंडिडेट कुशवाहा और सबको चुनाव लड़ना बताते हैं। अच्छा। और चेहरा, अच्छा। एक भूसवर पैक्स के अध्यक्ष हैं, वहाँ के मुखिया हैं, वो भी कुशवाहा, वो भी कुशवाहा है, युवा नेता है। जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं CPIM के, वो भी कुशवाहा है। एक कुशवाहा जाति के लोग अपने समुदाय के एक नया चेहरा को लाना चाहते थे, जिसको लोजपा ने टिकट दिया था। और रामबालक सिंह उसमें कुशवाहा जाति के थे, इसलिए उनको उतना वोट आया। विभूतिपुर में पार्टी का कोई महत्व नहीं है। विभूतिपुर में कुशवाहा जाति नंबर 1 पे आता है। नंबर 1 पे आता है। वैसे के बल पर विधायक बनना होता, तो आप जो 2005 की बात कर रहे हैं, तो 2005 के चुनाव में जितने कैंडिडेट थे उसमें NDA के जो कैंडिडेट थे जगन्नाथ ठाकुर, वो सबसे ज्यादा धन बल व्यक्ति थे, लेकिन उनको मात्र 6000 वोट पर से बदला, जमानत जब्त हो गई। क्योंकि चंद्रमणि ठाकुर विभूतिपुर के सवर्णों के जब तक वो जिंदा रहे सर्वमान्य नेता रहे। आप कह रहे हैं कि विभूतिपुर में कास्ट का काफी बोलबाला है, मतलब अभी भी आप कह रहे हैं कि लोजपा ने उतना वोट नहीं लाया, रामबालक सिंह ने वोट लाया। यहाँ के यादव मतदाताओं के साथ भी क्या है कि लोकसभा में वो कास्ट देखते हैं, कैंडिडेट मेरे कास्ट का। अच्छा। विधानसभा में देखते हैं तेजस्वी यादव मेरा नेता। कि विभूतिपुर में आपने कहा कुशवाहा वोटर्स नंबर 1 पे है और यादव दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे कौन है? क्या यादव का कोई चेहरा विभूतिपुर में है? विभूतिपुर में यादव वोटर्स होने के बाद भी यादव का कोई चेहरा नहीं है। यादव का चेहरा नहीं। तो बीजेपी क्या टिकट देगी विभूतिपुर में? लोजपा से बनता है। लोजपा के अरविंद जाइए, आप चुनाव लड़ाते हैं, अरविंद जी लोजपा ज्वाइन करते हैं। तो मतलब विभूतिपुर में कुर्सी के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, चाहे दल बदलना हो, टिकट खरीदना हो या कुछ भी करना हो। विभूतिपुर में अजय कुमार कुशवाहा, रामबालक सिंह कुशवाहा, अरविंद कुमार कुशवाहा, श्याम किशोर कुशवाहा, इसमें से और हम अच्छा, और भी नाम है। एक नया नाम बताते। अरे यह नाम आप कब जानेंगे? हाँ। जब आपके दर्शक में से कुछ % जानते होंगे। अभी एक नया नेता विभूतिपुर में बताइए। और रमेश राय जी का मानना है कि चुनाव लड़ाने में जो मजा है लड़ने में मजा नहीं। आपने 6-7 लोगों का नाम गिनवा दिया जो कि कुशवाहा कैंडिडेट हैं। अलग अलग, किसी की लोजपा से बात चल रही है, किसी की बीजेपी से चल रही है, किसी की JDU से चल रही है, किसी की RJD से चल रही है, मतलब सबकी सबसे चल रही है। फिर नफरी जी एक नया बात बताते हैं। अच्छा पीएन, आपको ये नहीं लग रहा है कि अगर यहाँ पे 5-5, 6-6, 7-7 कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ कुशवाहा समाज से चुनाव लड़ेंगे तो कुशवाहा का वोटर खिचड़ी की तरह बढ़ जाएगा? रामबालक जी भी, हालांकि पिछले चुनाव में यह कुछ हुआ था कि रामबालक सिंह बार बार बोलते भी हैं बीजेपी का समर्थन नहीं दिया। हाँ, ये मेरी बात चर्चा हुई थी। वो ये सच्चाई है? इस बात में कितनी सच्चाई है? भाजपा के चूंकि यहाँ बहुत वोटर बेस नहीं है, फिर बताते हैं भाजपा का यहाँ जो केडर को ये बात बवाल मचा देगा। नहीं है। तो कहने का मतलब है कि कुशवाहा से प्रेजेंट विधायक हैं, 4 साल से विधायक हैं अजय कुमार जी, और एक दूसरा कुशवाहा वोटर्स कैंडिडेट जो है वो प्रेजेंट विधायक को फाइट कर सकता है, हरा भी सकता है। क्यों अजय कुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया? विभूतिपुर में आलोक मेहता कुशवाहा कास्ट थे, ठीक है, वो RJD से थे, यादवों ने उनको वोट नहीं किया। कुशवाहा का ही 25-30% वोट उनको नहीं मिला, नहीं मिला इसलिए कि अरविंद कुमार वोट कन्वर्ट करने में सफल रहा। अच्छा, ये जो कास्ट का फैक्टर है, जैसे आप कुशवाहा वोटर की बात कर रहे हैं, चंद्रवली ठाकुर यहाँ 1985 में कांग्रेस से MLA थे, तो चंद्रवली ठाकुर तो कुशवाहा समाज से आते नहीं थे। लेकिन 1985 अगर 2020 के इलेक्शन में लोजपा चंद्रवली ठाकुर को टिकट नहीं देती या लोजपा के कोई वैसे कैंडिडेट, तो रामबालक सिंह फिर से MLA होते। 42,000 वोटर CPM यहाँ से नहीं जीतती। अजय कुमार अपने चेहरा पे नहीं जीते चुनाव। अजय कुमार देखिए, अजय कुमार एक चेहरा थे, विभूतिपुर में MLA का चेहरा वो नहीं चेहरा भी नहीं थे और विधायक का चेहरा भी नहीं थे। अजय कुमार को विभूतिपुर के लोग CPIM के नेता के रूप में 2 दशक से जानते थे। अच्छा, आपको तो काफी, अजय कुमार को लोग कहते हैं कि बाहरी खगड़िया से आए हैं। इस बात से
तो आप तो अनुभवी हैं, आपने तो यहाँ देखा होगा, कब से एक्टिव है विभूतिपुर में? देखिए आप आपके हिसाब से विभूतिपुर में एक कैंडिडेट तो फिक्स है, अजय कुमार को फिर से टिकट मिलेगा। वो ठीक। तो दूसरा चेहरा सामने नहीं आ रहा अब तक कि कौन होगा, कंट्रोवर्सी है आपस में, किसको मिलेगा किसको मिलेगा, किसको किस पार्टी से, अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया। रामबाला सिंह दावा ही नहीं कर रहे हैं, उनसे हमारे पीछे में बात हुई थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हमको पटना से आशीर्वाद माननीय नीतीश जी का प्राप्त है। यही बात चला कि जदयू का एक और कैंडिडेट है जो विभूतिपुर से लड़ना चाहता है। रामबालक सिंह को जेडीयू से निष्कासित करवाने में भी साजिश है। हाँ, साजिश है कि जदयू के लोगों ने कहा। लक्ष्मण देवी का फोन आएगा फिर आपको, उनके लोग फोन करेंगे। हाँ, वो लोग- आप सीधा कह रहे हैं कि विभूतिपुर का विधायक कुशवाहा समाज के अलावा और हाँ, कोई पार्टी नहीं हो चाहे सकता कोई है। हो। पार्टी चाहे कुछ भी हो। हाँ, जाति कुशवाहा का होगा। अब कल से हर कुशवाहा घर से एक विधायक बनेगा। और ये जो क्या लग रहा है विभूतिपुर के वोटर्स पैसों के दम पे वोट देने जाएंगे? देखिए कितने पैसे, अगर है तो ऐसे पर कितने परसेंट? पैसे बढ़ते हैं, लेकिन विभूतिपुर में ना कम्युनिस्ट पार्टी का अगर एक आदमी एक वार्ड में है तो काफी है 10 आदमी को रोकने के लिए। ये यादव वोटर्स का मूवमेंट किधर होगा अगर कोई कुशवाहा कैंडिडेट आते हैं तो? आज अजय कुमार है। हाँ हाँ अजय कुमार का हंसुआ थोड़ा सिंबल, हाँ हम मान लीजिए हंसुआ थोड़ा उनको टिकट नहीं देती है, अब वो चाह लेंगे कि हम निर्दलीय लड़ जाए हाँ तो 20,000 वोट ला सकते हैं क्या? विधानसभा में जो रामबालक सिंह जो बार बार कहते हैं हाँ। तो बीजेपी इनको समर्थन नहीं किया, हाँ। तो लोकसभा में रामबालक सिंह की बदला सराहिए लिए, समर्थन नहीं दिए। उनके भी बहुत सारे लोग थे जो आलोकमता के लिए वोट मांग रहे थे। रामबालक सिंह संसदीय व्यवस्था में ग्राउंडेड लोग हैं, पंचायत की मुखिया से राजनीति शुरू किए थे, बहुत ज्यादा। दो बारे में ले रहे, तो उसको पार्टी टिकट नहीं भी देगी और वोटर है तो चुनाव लड़ेगा। हाँ, तो जो इंसान इतने सालों से राजनीति में है वो बिना चुनाव लड़े बैठ तो नहीं सकता है। और चुनाव लड़ेगा, विभूतिपुर के चुनाव परिणाम को प्रभावित करेगा। आज के दौर की पत्रकारिता और आप जब शुरुआत की थे तब के दौर की पत्रकारिता में क्या अंतर है? ये यूट्यूबर लोग जो होते हैं, ठीक है, उन्होंने स्तर को थोड़ा और कमजोर किया है। आप अपने पत्रकार को पत्रकार बनाए और अब उसको एज ए कॉमेडी पर्सन देख रहे हैं। हाँ, इसलिए देख रहे हैं। विभूतिपुर में ऐसे कौन से काम है मुझे लगता है कि आपको होना चाहिए, कमी है विभूतिपुर में कुछ एजुकेशन में या सैनिटेशन को लेके, या साफ सफाई हो गया, सड़कें हो गई, या हॉस्पिटल, मतलब ऐसा कौन सा फील्ड है जहाँ पे अभी विभूतिपुर पीछे है, उस फील्ड में काम होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो ये 80% कुशवाहा जो चले जाते हैं एक कैंडिडेट के पीछे लड़ाई लड़ने के लिए, इसको जिताना है, तो क्या वो डेवलपमेंट के पीछे आंदोलन नहीं कर सकता है? डेवलपमेंट इस बार जब विधायक बने थे हाँ। तो इसी मुद्दे पर बने थे कि हम विभूति में भ्रष्टाचार मुक्त करें, अच्छा। तो नहीं हो पाया। विभूतिपुर के विधानसभा चुनाव में हमेशा क्राइम और कैश जो है वो कास्ट उस पर भारी रहा। जो पैसा देता है ना ब्लॉक में, अंचल में, उसका काम हो जाता है, कोई जानबो नहीं करता। विभूतिपुर में एक वर्ड बड़ा प्रचलित है, सुना होगा आपने, बिचौलिया। कौन बदलेगा इन सब चीज़ों को? इसके लिए अभी विभूतिपुर में कोई ऐसा नेता नहीं एक्सटेंड कर पा रहा है। मतलब पीएन आप ये कह रहे हैं कि विभूतिपुर में लोग अधिकारी को नजराना देते हैं और अधिकारी लोगों को भी नजराना देते हैं। हर अधिकारी जो है ना 5 7 इलाका के लोगों को रखता है, ठीक है, अच्छा, वो उसका काम वसूला कर देता है। लोगों को इस वीडियो से बुरा लग सकता है, कुछ लोग अपनी टिप्पणी करेंगे कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन हाँ, ये फैक्चुअल बातें थी और इन सभी बातों के पीछे फैक्ट है, प्लस इस हर एक बात का सबूत भी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मिस्टर नवनीत और आप देख रहे हैं मिस्टर नवनीत शो। मैं अभी विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बैठा हुआ हूं और मेरे अंदर काफी ज्यादा इस बात की उत्सुकता थी कि विभूतिपुर की राजनीति में कब कौन सा मोड़ आया, कब किसके सर ताज सजाया गया और अभी तक विभूतिपुर में कितने डेवलपमेंटल काम हुए हैं। दूसरी बात, विभूतिपुर की राजनीति में पैसों का कितना बोलबाला है, चेहरा का कितना बोलबाला है और पार्टी का कितना बोलबाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कास्ट के बेसिस पे किस लेवल का इलेक्शन यहां पे होता है। और इन सभी बातों को जानने के लिए मुझे एक एक्सपर्ट की जरूरत थी और वो एक्सपर्ट जो विभूतिपुर में रहते हो। मुझे पता चला कि विभूतिपुर के सबसे वरिष्ठ पत्रकार और इस क्षेत्र के बारे में काफी अनुभव रखने वाले पत्रकार पीएन झा हैं। हमने सोचा कि इस मुद्दे पे बातचीत किया जाए और विभूतिपुर की राजनीति को समझने की कोशिश की जाए, एक ऑनेस्ट व्यू से समझने की कोशिश की जाए। इसीलिए हमने पीएन झा जी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद
आज वो हमारे सामने बैठे हुए हैं और आज आपको पता चलेगा कि आने वाले टाइम में विभूतिपुर में क्या कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले पीएन आपका हमारे इस स्पेशल एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रमनीश जी। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं आप समझ ही गए होंगे टॉपिक हमारा क्या है। अभी प्रेजेंट की बात नहीं करेंगे, हम सबसे पहले थोड़ा पास्ट में चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा नहीं 2005 से चलते हैं, उससे पहले जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2005 के बाद राजनीति में थोड़ा सा बदलाव तो आया था। राजनीति में नहीं, बिहार में बदलाव आया। बिहार में बदलाव आया था, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। और सुशासन का राज तो पहली बार नीतीश कुमार 2005 में ही कुर्सी संभाले थे, तो हम तब से बात करते हैं। तो तब से लेकर अब तक विभूतिपुर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, विभूतिपुर 2005 से पहले 2005 के बाद बहुत बड़ा अंतर नहीं हुआ है। नहीं अंतर हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो है सो हम कई बार हमको जब भी मौका मिलता है तो विभूतिपुर के विधानसभा चुनाव में हमेशा क्राइम और कैश जो है वो कास्ट उस पर भारी रहा है। क्राइम और कैश पे कास्ट भारी रहा है। मतलब आप यहाँ पे पैसों के दम पे विधायक नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। ठीक है। और पैसे के बल पर विधायक बनना होता तो आप जिस 2005 की बात कर रहे हैं, 2005 के चुनाव में जितने कैंडिडेट थे उसमें एनडीए के जो कैंडिडेट थे जगन्नाथ ठाकुर वो सबसे ज्यादा धन बल के व्यक्ति थे, लेकिन उनको मात्र 6000 वोट पर से बनना। जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त हो गई। फिर 2005 के बाई इलेक्शन में लीजिएगा तो वही जिस भाजपा को 6000 वोट आया उसी भाजपा को 7 महीने के बाद 22000 वोट आ जाता है। क्योंकि चंद्रमणि ठाकुर विभूतिपुर के सवर्णों के जब तक वो जिंदा रहे सर्वमान्य नेता रहे। उनका सिंबल क्या है ये यहाँ के वोटर नहीं देखते थे। मतलब पार्टी वही थी, थी बीजेपी। सिर्फ चेहरा बदला और 7 महीना में वोट का अंतर 3 से अधिक हो गया। 22-23 के आसपास चला गया था वोट। क्या बात है। आप कह रहे हैं कि विभूतिपुर में कास्ट का काफी बोलबाला है। कास्ट का बोलबाला, यहाँ जातीय आधारित चुनाव होते हैं। एक बार मुझे विभूतिपुर की कास्ट का समीकरण बताइए कि यहाँ पे कौन से कास्ट का ज्यादा बोलबाला है? विभूतिपुर में कुशवाहा जाति नंबर 1 पे आता है। नंबर 1 पे आती है। कुशवाहा के बाद यादव आता है। यादव आते हैं। ठीक। और जब जैसे आपको याद होगा कि 2015 में जदयू राजद के साथ अलायंस महागठबंधन थी। तो रामबालक सिंह भारी बहुमत से जीते थे, बहुत ज्यादा। 2010 के चुनाव में पहली बार रामबालक सिंह जो विजयी हुए वो बीजेपी जेडीयू अलायंस में थी। तो बीजेपी जदयू अलायंस में थी और लोजपा से रामबालक सिंह संघर्ष करके अपना एक जमीन बना लिए थे। हाँ, ये भी माना जाता है कि 2005 में लोजपा का दम विभूतिपुर में दिखा था, जो रामबालक सिंह। वहां भी हम यही कहना चाहते हैं। हाँ, तो लोजपा का दम नहीं था। एंटी रामदेव वर्मा एंटी कम्युनिस्ट में एक कुशवाहा जाति के लोग अपने समुदाय के एक नया चेहरा को लाना चाहते थे, जिसको लोजपा ने टिकट दिया था। और रामबालक सिंह उसमें कुशवाहा जाति के थे, इसलिए उनको उतना वोट आया। अभी भी आप कह रहे हैं कि लोजपा ने उतना वोट नहीं लाया, रामबालक सिंह ने वोट लाया। लोजपा उतना वोट लाता हाँ, तो रमेश राय को भी उतना वोट आना चाहिए था। रमेश राय को आना चाहिए था, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रमेश राय चूंकि सवर्णों का चेहरा नहीं बन पाए थे। रमेश राय को तो लोग विभूतिपुर लोग तब जाने जब वो यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ना शुरू किए थे, उनकी पहचान तब बनी। विभूतिपुर में पार्टी का कोई महत्व नहीं है। विभूतिपुर में पार्टी का महत्व है, गठबंधन का महत्व है, लेकिन वो 75% की कैंडिडेट किस समुदाय से। अगर यहाँ पे कोई यादव कैंडिडेट हो या कुशवाहा कैंडिडेट हो तो टक्कर दे सकता है। यादव कैंडिडेट जो होगा तो फिर वो किस पार्टी का होगा इस पर भी निर्भर करता है। 25%। जैसे मान लीजिए जदयू लोजपा भाजपा भी अलायंस है, वो अगर यादव को दे देता है तो वो नहीं चलेगा। लेकिन वही जो महागठबंधन है कम्युनिस्ट पार्टी राजद, वो अगर यादव को दे देगा वो चल जाएगा। इसलिए कि यहाँ के यादव के मतदाताओं के साथ भी क्या है कि लोकसभा में वो कास्ट देखते हैं, ठीक, कैंडिडेट मेरे कास्ट का। अच्छा। विधानसभा में देखते हैं कि तेजस्वी यादव मेरा नेता है, विधानसभा में सरकार देखने लगते हैं। यहाँ के यादव वो विधानसभा में बिहार सरकार को देखते हैं कि हम वोट करेंगे राजद गठबंधन को, हमारे जात का सरकार बनेगा। लोकसभा में देखते हैं कि हम कैंडिडेट नेता को वोट करेंगे मेरे जात का एमपी बनेगा। ये बहुत बड़ा अंतर। मतलब पीएन आपका ये कहना है कि विभूतिपुर के अंदर में
या फिर बिहार के अंदर में जो यहाँ के कैंडिडेट्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव में देखा जाता है कि वो हमारे जाति के हैं या नहीं है, और लेकिन जब विधानसभा का यादव मतदाताओं के साथ, अच्छा यादव के साथ ये बात सिर्फ है। यादव मतदाता जो है हाँ। उनकी ये समस्या है अच्छा, सिर्फ उनकी समस्या है कि लोकसभा में नित्यानंद को देखते हैं ना, अब विधानसभा में फिर जो उनकी आरजेडी जो उनकी पार्टी है वो किससे अलायंस करता है उसको देख लेते हैं। चलो ये तो स्टेट की बात हो गई। अब मुझे ये बताइए कि विभूतिपुर में आपने कहा कुशवाहा वोटर्स नंबर 1 पे है और यादव दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे कौन है? भूमिहार। भूमिहार तीसरे नंबर पे है। तो हम यादव और कुशवाहा को ही ले लेते हैं। क्या यादव का कोई चेहरा विभूतिपुर में है जो चुनाव लड़ सकता है? विभूतिपुर में अभी यादव का कोई चेहरा नहीं है। यादव के एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जिनको विधानसभा के टिकट के रूप में हम देख सकते हैं कि वो उनको पार्टी टिकट दे सकती है। कोई ऐसे चेहरा नहीं। कुशवाहा में थे जो दिवंगत हो गए, तो 2001 में प्रखंड प्रमुख बने थे, राम छवेला यादव थे। अच्छा, वो यादव वो थे तो वो रामदेव वर्मा से सीधा फाइट करते थे, डायरेक्टली फाइट करते थे। तो वो संजोग से उनको टिकट नहीं मिला, नहीं तो यादव में एक राम छवेला यादव थे जो अब नहीं रहे, जिन्होंने अपनी पहचान एमएलए स्तर तो बना ही रखी थी, ब्लॉक के प्रमुख भी रहे थे। उसके बाद से एक दो व्यक्ति हैं, लेकिन उनका मतलब विभूतिपुर में यादव वोटर्स होने के बाद भी यादव का कोई चेहरा नहीं है। यादव का चेहरा नहीं है। कुशवाहा का कोई चेहरा है? कुशवाहा में तो अभी प्रेजेंट में कुशवाहा में देखिए, कुशवाहा में ऐसे तो बहुत सारे चेहरे हैं, कुशवाहा में तो बहुत सारे चेहरे हैं। जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं सीपीआईएम के, वो भी कुशवाहा है। उनसे जो हारे थे सेकंड नंबर पे रहे थे रामबालक सिंह, वो भी कुशवाहा है। वो भी कुशवाहा है। हाँ, उन्होंने अपनी आस अभी भी नहीं छोड़ी, वो अभी भी फील्ड में सक्रिय है और उन्होंने एक व्यवस्था कर रखी है कि उनको टिकट नहीं मिले तो उनके घर से लोगों को टिकट मिले। इसी कारण से वो दूसरी शादी भी की। अच्छा, रामबालक शादी भी की। तीसरा लीजिएगा तो ये भाजपा के कद्दावर नेता है, यहाँ के विधानसभा के संयोजक भी है अरविंद कुशवाहा। वो भी कुशवाहा है। वो कुशवाहा नहीं है, वो भी विधानसभा की तैयारी के लिए, मतलब ये अभी जो भाजपा जो बूथ कमेटी बनाया है उसे मेरा मानना है कि समस्तीपुर का पहला नेता होगा तो हर बूथ पर जाकर 20-20 व्यक्ति को बूथ कमेटी बनाया है। क्या बात। हाँ, ये हम व्यक्तिगत रूप से हम जानते हैं। हमने 2-3 जगह फील्ड में देखा, पूछा कि अरविंद जी क्या कर रहे हैं। मतलब विभूतिपुर में कुशवाहा को एक नया चेहरा मिलने वाला है। हाँ, अरविंद कुशवाहा भी हैं। उधर आपके आरजेडी के प्रदेश, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी से हैं। अरविंद जी बीजेपी से, तो बीजेपी क्या टिकट देगी विभूतिपुर में? देखिए, अब राजनीति में तो कहा गया है कोई किसी का सगा नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। सब दिन से जिस इंदिरा गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर भी लीजिएगा, आज सोनिया राहुल जहाँ संघर्ष कर रही है वहीं उनकी अपनी चाची भाजपा की नेत्री बनकर रही है। बिल्कुल। ठीक है। हमारे विभूतिपुर में भी कई ऐसे परिवार हैं कि एक भाई कांग्रेस में है तो दूसरा भाई बीजेपी में। अभी भरपुरा में 2 सगे भाई हैं यादव परिवार से ही, एक भाई आरजेडी में है, एक भाई कम्युनिस्ट में। ठीक है। तो उनको है क्या कि मेरा मानना है कि उनको जदयू भी ऑफर करेगी, या हमको लग रहा है कंफर्म नहीं करेंगे, तो जदयू के कॉन्टेक्ट में भी उन्होंने भी तैयारी कर रखी है चुनाव लड़ने। क्या बात, जेडीयू से? हाँ। अच्छा, ये ठीक है, हम ऑन दी कैमरा बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है। नहीं, बिल्कुल ईमानदार। देखिए, आपके दिल में जो भी आपने, देखिए आपके पास अनुभव है इस क्षेत्र का। अनुभव ही नहीं है मेरे पास। बहुत सारे नेता देखिए विभूतिपुर के बहुत सारे नेता इस वीडियो को देख रहे होंगे। ये पीएन झा की व्यक्तिगत राय नहीं है, ये इनका अनुभव है। इन्होंने इस क्षेत्र को पढ़ा है, इस क्षेत्र को समझा है, और ये जो भी बातें कर रहे हैं वो बाय फैक्ट बात कर रहे हैं, हवा हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। अरविंद कुशवाहा बीजेपी से हैं, फैक्ट को एक्सेप्ट करना जरूरी है। लोजपा से बनता है, लोजपा कहेगा अरविंद जी आइए आप चुनाव लड़ाते हैं, अरविंद जी लोजपा ज्वाइन कर लेंगे। तो पार्टी बदल भी सकते हैं, पार्टी बदल भी सकते हैं, लेकिन वो विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में लड़ेंगे। दूसरा एक है आपको उधर बनेती के हैं, राजद के प्रदेश सचिव हैं श्याम किशोर कुशवाहा। हाँ। उनकी पत्नी भी 5 साल ब्लॉक की प्रमुख रही। अच्छा। वो आरजेडी में है, लेकिन उनके बारे में भी चर्चा है कि वो भी जदयू कॉन्टेक्ट में, क्योंकि समस्तीपुर जिला में जदयू के जो प्रांतीय स्तर पर माननीय नीतीश जी के बहुत करीब माने जाते हैं, उनका वर्चस्व चलता है, उनके सगे संबंधियों का आना जाना होता है। अच्छा। ठीक है। तो श्याम कुशवाहा जी भी इस तरास में हैं, क्योंकि उनका तो पब्लिकली ही बोलते हैं कि राजद से इस सीट कभी नहीं होगा, क्योंकि गठबंधन है सीपीएम से, तो वो भी दल बदल सकते हैं। जो भी दल बदल सकते हैं।
क्या क्या बात है, मतलब विभूतिपुर में कुर्सी के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, चाहे दल बदलना हो, टिकट खरीदना हो या कुछ भी करना हो, लोग हर वो पैतरा अपनाने को तैयार। आपने कहा ना कास्ट एंड क्राइम एंड मनी। राजनीति पर मेरा एक फॉर्म रहा है, बहुत दिन हम बोलते रहे, CQ पैटर्न है। CQ पैटर्न, कास्ट, कैश, क्राइम। क्या ये बात। 3 चीज में चलिए क्राइम पे हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि हर नेता के थोड़ा मोटा बैकग्राउंड क्राइम का रहा ही है विभूतिपुर में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक और बात है, आपने जैसे कहा कि विभूतिपुर में अजय कुमार कुशवाहा, रामबालक सिंह कुशवाहा, अरविंद कुमार कुशवाहा, श्याम किशोर कुशवाहा, इसमें से और हम अच्छा और भी नाम है। एक नया नाम बताते अरे यह नाम तो आप तब जानेंगे हाँ जब आपके दर्शक में से कुछ % जानते होंगे। अभी एक नया नेता विभूतिपुर में बताइए बताइए। वो मिसरोलिया के हैं, रामनारायण सिंह। रामबाला सिंह के बहुत करीबी होते थे। अच्छा। पहले वो कांग्रेसी थे, उनकी भी पृष्ठभूमि है, उनकी भी पहचान प्रखंड में है। तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के सब दिन विरोधी रहे। अच्छा। और वो बंधु महात्मा जब यहाँ MLA होते थे तो उनके रिश्तेदार भी हैं और उनके लिए काम करते थे। क्या बात। बाद में जब रामबाला सिंह लोजपा से कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट का चेहरा बने तो रामनारायण सिंह समझिए उनकी छाया होते थे। और आज की तारीख में कट्टर रामनारायण सिंह रामबाला सिंह के इसलिए विरोधी हो गए हैं कि वो भी कहते हैं, हमको उनसे बातचीत हुई है, वो बोले हमको भी आशीर्वाद प्राप्त है, हम तैयारी शुरू कर दी है। क्या बात, सबको आशीर्वाद मिल रहा है ऊपर से। हाँ, यहाँ किसके आशीर्वाद में कितना दम है ये तो बाद में पता चलेगा। ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन वो भी कुशवाहा चेहरा, वो भी कुशवाहा है तो 5 कुशवाहा चेहरा हो गए। अच्छा, इस बीच में ये नहीं लग रहा है आपको कि सारे कैंडिडेट कुशवाहा और सबको चुनाव लड़ना है? बताते हैं एक अच्छा। और चेहरा। अच्छा अच्छा। एक भूसवर पैक्स के अध्यक्ष हैं, वहाँ के मुखिया हैं, वो भी कुशवाहा। हाँ, वो भी कुशवाहा हैं, युवा नेता हैं। वो भी एक दिन बता रहे थे अच्छा। कि लोजपा में मेरी बात हो गई है, NDA में लोजपा का सीट बनेगा और हमारा कैंडिडेट बनना तय है। मतलब हवा बनाते हैं कि सच में बात हो गई है? नहीं, वो रमेश राय के कॉन्टेक्ट में है। रमेश राय पिछले चुनाव में, आपको बताऊं, जो पिछले चुनाव में रमेश राय ने एक अच्छा काम किया था। क्या किया था? रमेश राय सूरजभान जी के संबंधी है। लोजपा में उनकी पकड़ है और वो अपने चुनाव नहीं लड़े, उन्होंने चंद्रवी ठाकुर लड़ाया, छवि को पॉजिटिव करने के लिए। हाँ। और रमेश राय जी का मानना है कि चुनाव लड़ाने में जो मजा है लड़ने में मजा नहीं है। किंग मेकर। उन्होंने एक बार हमको कहा था, यदि विभूतिपुर 2 बार लड़के हम देख लिए कि विभूतिपुर में कुशवाहा कैंडिडेट को बनाएंगे तो हमारा पार्टी का सीट बन सकता है। मतलब उनको किंग मेकर बनना है, तभी वो चुनाव में किंग मेकर भूमिका में आ गए, चुनाव में नहीं आना चाह रहे हैं। चुनाव में एक और प्रॉब्लम है, इतने सारे कुशवाहा वोटर्स हैं विभूतिपुर में। आपने जैसे सॉरी वोटर्स वो कह रहे हैं, हाँ कुशवाहा वोटर्स भी हैं, और प्लस आपने 6-7 लोगों का नाम गिनवा दिया जो कि कुशवाहा कैंडिडेट हैं। अलग अलग किसी की लोजपा से बात चल रही है, किसी की बीजेपी से चल रही है, किसी की जेडीयू से चल रही है, किसी की आरजेडी से चल रही है, मतलब सबकी सबसे चल रही है। खीर नफरी जी एक नया बात बताते हैं। क्या बात। महागठबंधन में एक चर्चा है, कुछ लोग हैं वामपंथी विचारधारा के, अच्छा। तो कहते हैं गाजी जानते हैं CPM का नहीं होगा। कहो क्या, एकदम केंद्रीय कमेटी हमारी जो है वो महागठबंधन से और एक सीट लेगी बिहार में तो विभूतिपुर सीट लेगी और वो सीट माले का होगा। और आपको बता दें कि माले की जो कैंडिडेट है मंजू प्रकाश, वो भी कुशवाहा समाज से आती है, दिवंगत रामदेव वर्मा। तो अजय कुमार कहाँ जाएंगे? चर्चा है, सब दावा कर रहा है। चुनाव में तो दावा चलता है, चुनाव से पहले जो है जब तक टिकट तय नहीं हो जाए, जब तक चुनाव में लोग कूद नहीं जाए, अभ्यर्थियों की सूची फाइनल नहीं हो जाए, तो दावा करते हैं। माले भी दावा कर रहा है कि मेरा तय हो गया है। आज मुझे लग रहा है कि हम किसी पॉलिटिकल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। अच्छा पीएन, आपको ये नहीं लग रहा है कि अगर यहाँ पे 5-5, 6-6, 7-7 कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ कुशवाहा समाज से चुनाव लड़ेंगे तो कुशवाहा का वोटर खिचड़ी की तरह बढ़ जाएगा? कभी नहीं बढ़ता है। तो समाज का वोट 80% जब भी मिलता है तो किसी एक कैंडिडेट को मिलता है, चाहे रामदेव वर्मा हो, रामबालक सिंह हो या अजय कुमार हो। 20% वोट तो बढ़ता रहा है, किसी भी समुदाय में बढ़ता रहा। तो आपको लग रहा है कि इन सभी चेहरा में ऐसा कौन सा चेहरा होगा जिस पर 80% जनता भरोसा करेगी? ऐसा कुछ आपको लग रहा है अभी तक? देखिए, जैसे कि महागठबंधन से अजय कुमार और NDA से अरविंद कुशवाहा, अगर सीधा फाइट होता है तब कुशवाहा मत का विभाजन होगा, चाहे पार्टी कोई भी हो। रामबालक सिंह भी तैयारी कर रहे हैं, रामबालक सिंह तैयारी कर रहे हैं। अगर उनको कोई पार्टी टिकट देती तो कौन पार्टी देगी? कोई सा भी दे दे। अभी तो किसी का डिसाइड नहीं किसको कौन पार्टी देगी, अभी तो कुछ भी डिसाइड नहीं है। गठबंधन से ही कोई कैंडिडेट होंगे। ठीक, गठबंधन में लोजपा है, हम है, भाजपा है, जदयू है, क्योंकि वो विधायक यहाँ के रह चुके हैं। विधायक रह चुके हैं,
तो इसी में इसको एक पार्टी का टिकट मिलेगा। या राम बालक जी को मिल जाता है तो अरविंद जी को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। राम बालक जी भी, हालांकि पिछले चुनाव में यह कुछ हुआ था कि राम बालक सिंह बार बार बोलते भी हैं कि बीजेपी का भाजपा ने समर्थन नहीं दिया। हाँ, ये मेरी चर्चा हुई थी। कि वो ये सच्चाई है बात, इस बात में कितनी सच्चाई है? भाजपा के चूंकि यहाँ बहुत वोटर बेस नहीं है, फिर बताते हैं भाजपा का यहाँ जो कहेगा कैडर वोट, ये बात बवाल मचा देगा। हाँ, नहीं है, हम बोल रहे हैं बीजेपी अभी है किसी बाहर से लाकर किसी को खड़ा कर देगा। कल आपको भाजपा के नेता फोन करेंगे कि क्या पीएन झा जी आपने बोला क्या कर दिया, भाजपा में आप तो ब्राह्मण हैं, आपने ये क्या बोल, फिर क्या करिएगा? हम तो ब्राह्मण है, ठीक है, जाति में हम पैदा लिए हैं, लेकिन हम सब संख्या को बदल तो नहीं सकते ना आप। ठीक है, जो संख्या है बीजेपी की है। हम ये क्या बोले कि भाजपा के जो अरविंद कुशवाहा है, अगर एनडीए को कैंडिडेट बनाता है तो वर्तमान एमएलए को एकदम नेट टू नेट फाइट देंगे, उसका वो पोजीशन है उस लड़के का। ठीक है, मतलब आपके कहने का मतलब है कि कुशवाहा से प्रेजेंट विधायक हैं, 4 साल से विधायक हैं जी अजय कुमार जी, और एक दूसरा कुशवाहा वोटर्स कैंडिडेट जो है वो प्रेजेंट विधायक को फाइट कर सकता है, हरा भी सकता है। क्यों अजय कुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया? अजय कुमार ने किया। होता क्या है जैसे कि हाँ। और सवर्ण जो होते हैं, सवर्ण को है कि हम भाजपा को वोट करेंगे। ठीक, हाँ वो तो है ही। हाँ, कुशवाहा जो वोटर होंगे उनको लगा कि नहीं ये इस लड़का को एक मौका मिलना चाहिए, तो कुशवाहा मत का विभाजन होगा। और सवर्ण तो सीपीएम को वोट करते हैं 5%, वो तो वोट जाएगा एनडीए को जाएगा। ये तो दोनों वोट मिलेगा तो वोट से भारी हो जाएगा, वो वोट से बाहर ही हो जाएगा। आपने एक और बात मुझे कहा था कि जब बिहार में जब स्टेट इलेक्शन होता है तो स्टेट इलेक्शन में लोग देखते हैं कि हमारा स्टेट का सीएम या जो राज्य स्तर का नेता है यादव वो सिर्फ यादव में होता है। कुशवाहा में ऐसा कुछ नहीं है क्या? कुशवाहा में ऐसा नहीं है। कुशवाहा में लोकल कैंडिडेट किस जाति का है? कुशवाहा में देखिए बताते हैं, जैसे पिछले लोकसभा चुनाव को लीजिएगा तो विभूतिपुर में आलोक मेहता कुशवाहा कास्ट, ठीक है, वो आरजेडी से थे, लेकिन यादवों ने उनको वोट नहीं है किया। कुशवाहा का ही 25-30% वोट उनको नहीं मिला। नहीं मिला इसलिए कि अरविंद कुमार वोट कन्वर्ट कराने में सफल रहा। वो नित्यानंद राय के लिए कंपेनिंग किए और नित्यानंद राय को कुशवाहा का वोट दिलवाने में अरविंद कुशवाहा सफल रहा। हम इसलिए उसको बोल रहे हैं, जब भाजपा उसको कैंडिडेट बनाती है तो उसकी पैठ बनेगी। क्योंकि क्या है कि इस व्यक्ति में ये चेहरा नया है और ये मेहनत करता है। सुबह में भी आप 8 बजे लगाइएगा तो ये नहीं कहेगा घर पाइए, वो कहेगा अभी किराए में 2 घंटा बाद हम मिलेंगे आपसे, या मैसी तरफ मैसी, तो वो तैयारी कर। लेकिन हमारी बात हुई थी, वो भी बोले हैं कि निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। तो हमने कहा भाजपा का सीट नहीं बनेगा तो बोले देखिए लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो कास्ट का फैक्टर है, जैसे आप कुशवाहा वोटर की बात कर रहे हैं, चंद्रवली ठाकुर यहाँ 1985 में कांग्रेस से एमएलए थे, तो चंद्रवली ठाकुर तो कुशवाहा समाज से आते नहीं थे। लेकिन 1985 में क्या हुआ था, ठीक 31 अक्टूबर 1984 को कांग्रेस की सर्वमान्य नेत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और विभूतिपुर ने पूरे देश स्तर पर इंदिरा जी की श्रद्धांजलि में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति का लहर चला था। उसी का लाभ चंद्रवली ठाकुर को मिला था। उसमें ये जातिवाद नहीं रहा, उसमें बहुत सारे लोग और खास करके बताते हैं चंद्रवली ठाकुर को तो सवर्ण वोटर देते ही थे, उतना ही अति पिछड़ा वर्ग पे उनका पकड़ था। मतलब कुशवाहा उनको ज्यादा नहीं दिया, उस बार भी कुशवाहा ज्यादा नहीं दिया। अति पिछड़ा लोग जो है मुस्लिम वोटर जो थे वो सब चढ़ के कांग्रेस के नाम पर इंदिरा गांधी की श्रद्धांजलि में वोट किया था। तो वही 85 से 90 में चंद्रवली ठाकुर विभूतिपुर में सवर्णों के नेता के रूप में स्थापित हुए। सवर्णों के नेता के रूप में परिणाम हुआ जो कांग्रेस पार्टी ने 90 में उनको टिकट नहीं दिया, बंधु मतों को टिकट बना दिया, तो निर्दलीय चुनाव लड़ गए। फिर भी कुछ हजार से, बहुत कम अंतर से रामदेव वर्मा से हारे थे। अच्छा, वो क्या लगा 2020 में लोजपा ने चंद्रवली ठाकुर को टिकट दिया विभूतिपुर से, क्या सोच के दिया होगा? लोजपा को यही लगा कि सवर्ण के नेता है और लोजपा का एक वोट फिक्स है, आज भी पासवान का वोट उसको मिलता है। क्या लोजपा को ये लगा था कि 2005 के इलेक्शन में राम बालक सिंह जो लोजपा के कैंडिडेट थे, उन्होंने लोजपा को बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बढ़त दिलवाई थी, लगभग 1000-2000 वोट से वो चुनाव हार गए थे शायद, क्या वो फैक्टर था इसमें? नहीं, देखिए एक फैक्टर था जो राजनीति में बहुत बातें होती है जो ऊपर ऊपर रहता है, कुछ बातें नीचे से रहता है। 2020 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें चिराग पासवान जी को भाजपा ने टास्क दे रखा था
क्या जहां जहां जदयू का सिटिंग कैंडिडेट है वहां वहां कद्दावर नेता खोजो। एक पॉलिटिक्स यह भी था चंद्रभाई ठाकुर को लड़ाने में, जीतने का पर्पस कम था, जीतने का पर्पस कम था, जेडीयू को हराने का पर्पस ज्यादा था। चंद्रभाई ठाकुर नहीं आते तो मेरा मानना है अभी भी रामबालक सिंह 2020 में एमएलए होते और लोटा दूसरा किसी रमेश साहब को नहीं बना था। अगर रमेश ये बहुत बड़ी बात है कि अगर 2020 के इलेक्शन में लोजपा चंद्रवली ठाकुर को टिकट नहीं देती, हाँ, तो फिर या रामबालक सिंह लोजपा के MLA कोई वैसे कैंडिडेट तो रामबालक सिंह फिर से एमएलए एमएलए होते, होते 42,000 वोटर सीपीएम यहाँ से नहीं जीतते, क्योंकि बीजेपी के वोटर्स के पास फिर मजबूरी वहाँ थी, क्या, चंद्रभाई उनका वोट रामबालक सिंह को जाता। चंद्रभाई ठाकुर जो ही कैंडिडेट बने हाँ तो कुशवाहा समाज में हो गया, हाँ अरे अब तो रामबाला सिंह हार जाएगा, तो कुशवाहा समाज ने रामबाला सिंह को छोड़ दिया, इस डर से छोड़ दिया कि हार ही जाएंगे, हार ही जाएगा, अजय कुमार सपोर्ट कर दो। अजय कुमार सपोर्ट कर दो। ठीक है, वो लोग कहते हैं हाँ। 42,000 का वोट का ये बात आप जीत है, एग्जैक्टली सही बता रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की जीत नहीं है, वो लामबंदी की जीत है। लामबंदी की जीत है। अजय कुमार अपने चेहरा पे नहीं जीते चुनाव। अजय कुमार देखिए, अजय कुमार एक चेहरा थे, लेकिन विभूतिपुर में एमएलए का चेहरा वो नहीं थे, यही तो हम भी कहना चाह रहे हैं कि वो चेहरा पे चुनाव नहीं अजय जीते। कुमार कभी विभूतिपुर में विधायक बनने की तैयारी भी नहीं किए थे। वो उजियारपुर से चुनाव लड़ते थे, वो उजियारपुर में तैयारी करते थे, और उनको था, उन्होंने भविष्य सपना भी देखा होगा, तो उनको यही था कि हम उजियारपुर से एमएलए बनेंगे। लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई कि विभूतिपुर के सीपीआई के कद्दावर नेता थे रामदेव वर्मा, वो बीमार हो गए, थोड़ा वो स्वाभिमानी टाइप के व्यक्ति थे। उनसे पार्टी का लोग पूछा भी, जब आप चुनाव लड़ने लायक नहीं है तो किसको लड़ाया जाए, तो उनको लगा कि हमको लोग कहेगा कि आप पत्नी को लड़ाइए। चर्चा था, हमको बाद में कुछ लोग बताए उनकी पत्नी सीपीआईएम की मेंबर उसमें थी नहीं। अच्छा, सीपीआई में थी नहीं पत्नी, पार्टी मेंबर थी नहीं। तो वर्मा जी कहे कि जिसको मन है उसको लड़ा दीजिए। और सीपीआईएम का जो वो पार्टी तो संगठन बेस्ड पार्टी है, उसने डिसीजन ले लिया कि अजय कुमार को लड़ाएंगे, क्योंकि वहाँ महागठबंधन में आलोक मेहता आरजेडी के कद्दावर थे, उजियारपुर से हटाया नहीं जा सकता था, तो अजय कुमार लड़ा दिए। तो अजय कुमार नया चेहरा नहीं थे, एक्सीडेंटल कैंडिडेट नहीं, एक्सीडेंटल कैंडिडेट। अच्छा, एक चीज और, हाँ, वो विधायक का चेहरा नहीं थे। अच्छा, वो नया चेहरा भी नहीं थे और विधायक का चेहरा भी नहीं थे, लेकिन अजय कुमार को विभूतिपुर के लोग सीपीआईएम के नेता के रूप में 2 दशक से जानते थे। अच्छा, आपको तो काफी अनुभव रहा है अभी, आप मुझे ये बताइए, अजय कुमार को लोग कहते हैं कि बाहरी खगड़िया से आए हैं, इस बात समझ लें। तो आप तो अनुभवी हैं, आपने तो यहाँ देखा होगा, कब से एक्टिव है विभूतिपुर में? देखिए, हम 1990 में कॉलेज में गए थे। कहाँ पे? समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर। अच्छा, तो हमारा परिचय अजय कुमार जी से उसी समय था, वो एसएफआई के नेता होते थे, और उस हम लोग जो हाई स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय भी विभूतिपुर आते थे। ठीक है। अच्छा, तो अजय कुमार को हम 90 से विभूतिपुर में जानते हैं, और विभूतिपुर में वो तो पॉलिटिकल भाषाएं हैं, और कोई कह देता है एक्सीडेंटल विधायक है, कोई कहता है बाहरी है। खगड़िया उनका जन्म स्थान रहा है, खगड़िया उनका पैतृक घर है, लेकिन वो आदमी जितना दिन घर पे रहा होगा उससे चौगुना वो समस्तीपुर में रहा है। हम इस बात का समर्थन कभी नहीं करते, क्योंकि आदमी जन्म कहीं लेता है, काम कहीं करता है, तो जहाँ काम करता है दाम उसको वहीं से चाहिए। मतलब आपके हिसाब से विभूतिपुर में एक कैंडिडेट तो फिक्स है कि अजय कुमार को फिर से टिकट मिलेगा, तो दूसरा चेहरा सामने नहीं आ रहा अब तक कि कौन होगा, कंट्रोवर्सी है आपस में, किसको मिलेगा किसको किस पार्टी से, अब तक डिसाइड नहीं हो पाया, तो दूसरा चेहरा आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और सभी लोग मेहनत कर रहे हैं फील्ड में अपने। हाँ, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग दावा कर रहे हैं। अच्छा, दावा भी शुरू हो गया अब से? दावा जैसे बताया ना कि रामनारायण जी हैं, रंजीत जी हैं, रामबालक सिंह हैं। रामबालक सिंह दावा ही नहीं कर रहे हैं, उनसे हमारे पीछे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हमको पटना से आशीर्वाद माननीय नीतीश जी का प्राप्त है। अजहिया कहे उसी 15 दिन बाद एक चिट्ठी आ गया हमारे व्हाट्सएप पर, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। फिर हम उनसे पूछे, बोले कि हम भी सोशल मीडिया पर देखे, हमको कोई फोन नहीं आया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि निष्कासन से पहले शौकत होता है, हमको अभी तक शौकत भी नहीं किया गया है। इस बीच फिर एक नई बात बताते हैं, रामबालक सिंह के निष्कासन प्रसंग पर हमने जब कुछ पता किया तो पता चला एक नई बात चला कि जदयू का एक और कैंडिडेट है जो विभूतिपुर से लड़ना चाहता है। जो आपने, अच्छा, बाहर का, वो भी बाहर के, बाहरी, हाँ, वो है अश्वमेघ देवी। अश्वमेघ देवी। कुछ लोगों ने, जदयू के लोगों ने बतलाया कि अश्वमेघ देवी रामबालक सिंह सहजता इसलिए खत्म करवा दी है कि उनको लग रहा है कि हमारा रास्ता साफ हो,
उनकी भी फिर मंशा। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, उसमें रामबालक सिंह को जेडीयू से निष्कासित करवाने में भी साजिश है। हाँ साजिश है, ये जदयू के लोगों ने कहा है, जदयू के लोगों ने जदयू कहा। लोगों ने हमको कहा, हम वाह। कहे इसका प्रमाण है मेरे पास कि अश्वमेध देवी उसको निकलवाया है इसलिए कि पहले लोग पूछता था टिकट नहीं मिलेगा, अब शादी कर लिया, अब लोग को लगने लगा है कि पत्नी के नाम पर टिकट ले लेगा। कल अश्वमेध देवी का फोन आएगा फिर आपको, नहीं, उनके लोग फोन करेंगे। हम लोग को सरकार के हम खबर में जब काम करते थे हाँ। तो हम क्राइम पर खबर काम करते थे। हमको याद है एक बार क्राइम एनालिस्ट। कि हम एक बार एक थाना अध्यक्ष को फोन किए कि सर ये मर्डर हुआ कैसे, तो थाना अध्यक्ष को पता ही नहीं था मर्डर हुआ। अरे हाँ, गोली लगी हुई थी एक व्यक्ति को, हमको फोन आया कि अमुक व्यक्ति का मर्डर हो गया। हमने थाना अध्यक्ष को फोन किया, थाना अध्यक्ष ने कहा कि जाजी आपको किसने कहा किसने कहा इतने बताएंगे, क्योंकि मीडिया वाले हमेशा सूत्र को बहुत मेरा बहुत सब चीज अपना होता है। स्ट्रिंग उनका राइट है, उनको आप उन्होंने प्रेशर लगा के SP पूछ भी नहीं शेयर कर सकते। दिया, उन्होंने एसपी कर दिया कि जाजी बतलाए थे हमको कि मर्डर हुआ है। तो एसपी 2-3 दिन तक हमसे पूछते रहे कुछ आप बताइए, हमको मदद करिए। हम बोले हमको किसी ने बताया जरूर, लेकिन हम आपके मदद के लिए नहीं है, हम आपके अपने लिए। हम तो एक बार बताते हैं, एक बार क्या हुआ, एक कम्युनिस्ट पार्टी के बिहार स्तर के सबसे बड़े नेता थे रामनाथ माथुर, रामनाथ माथुर। उनकी हत्या हुई, तो उसमें भी पुलिस से पहले हम जाने थे, उसमें मोबाइल नहीं थे। यही तो असली वरिष्ठ पत्रकार क्यों कहे जा रहे हैं आप, यही तो असली पहचान है हम पत्रकारों फैक्स की। करते थे, उसमें हमें मेल नहीं था, फैक्स करते थे, नहर में बैठे हुए थे, उसी बूथ पर एक कॉल आया किसी टेलीफोन से, अमुक अमुक व्यक्ति को भेजिए रामनाथ जी का मर्डर हो गया। अच्छा। तो हमने वो बूथ वाला आदमी को बुलाने गया और हम तुरंत उस खबर पर काम करना शुरू किया। उस खबर पर काम करना शुरू किए, और न्यूज भेज के हम साइकिल उठाया तब घटनास्थल ले गए, तो हमको बीच में पुलिस की गाड़ी जाती दिखलाई मिली। अच्छा। ठीक है, तो ये हमारा अपना स्पाई है, और हम किसी को, हमको कोई, हम पॉलिटिकल व्यक्ति हैं नहीं, बिल्कुल, और किसी को बिल्कुल। काहे कहेंगे, बिल्कुल। लेकिन अश्वमेध देवी भी चर्चा में है, क्योंकि आप आज हमको इसमें बुलाए, नहीं बिल्कुल, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हम शेयर कर रहे हैं। 100%। एक चीज और, अश्वमेध देवी के बारे में जानिए, अश्वमेध देवी कुशवाहा समाज से, मतलब आप सीधा कह रहे हैं कि विभूतिपुर का विधायक कुशवाहा समाज के अलावा और हाँ, कोई पार्टी नहीं हो चाहे सकता कोई है। हो। पार्टी चाहे कुछ भी हो। हाँ, जाति कुशवाहा का होगा। अब कल से हर कुशवाहा घर से एक विधायक बनेगा। अब ये जो हमारा जानते हैं, हमको आज भी अपने बिरादरी के लोगों में जितना मेरा आना जाना नहीं है, उतना हमारा कुशवाहा समाज में है। हमारे कई कम्युनिस्ट पार्टी के कई बड़बग्ग लोग, कई दधीची लोग जो झंडा नहीं ढोते हैं लेकिन उस विचारधारा से प्रभावित हैं, उनसे मेरा पारिवारिक संबंध रहा। ठीक है, तो कभी कभी बोलते हैं कि आप फोकस काहे कर देते हैं, हम कहते हैं फोकस नहीं करते हैं, ये रियलिटी है, क्योंकि लामबंद और गोलबंद की क्षमता उसी जाति में है। हाँ, वो पार्टी नहीं देख। आपने कहा ना कि कुछ भी हो जाए, भले 10 कैंडिडेट आ जाए, 50 आ जाए, देख लिया लेकिन कौन रेस में 80% जाति वो कुशवाहा का एक पे जाके फोकस कर देगा। अब कैंडिडेट का क्षमता डिसाइड करेगा कि 80% को कौन खींच के लाएगा। अच्छा, एक और बात इसका आपसे पूछिए, आप होता है इलेक्शंस के टाइम पे बहुत सारा पैसा बांटा जाता है, गलत तरीके से वोटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। क्या लग रहा है विभूतिपुर के वोटर्स पैसों के दम पे वोट देने जाएंगे? देखिए, कितने पैसे अगर है तो ऐसे पर कितने परसेंट? पैसे बढ़ते हैं, लेकिन विभूतिपुर में ना हाँ, ये परंपरा कमजोर है। होता क्या, कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता है, वो तो पैसा देती नहीं। पैसा देती ही नहीं है, वो पैसा देने वालों को घेरती भी है। अच्छा, और उसका हर टोला मोहल्ला में स्पाई। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी का अगर एक आदमी एक वार्ड में है तो काफी है 10 आदमी को रोकने के लिए। यूनिटी काफी ज्यादा उनमें, उसमें समर्पण डिवोशन ज्यादा रहता है। बहुत ज्यादा। वो पार्टी के लोग पार्टी को लेके समर्पण, कॉमरेड डिवोटी होते हैं, और वो पैसा बांटते ही नहीं है, पैसा बांटने वाले को रोकते भी है। क्या बात। तो लग रहा है कि अजय कुमार ने तो पैसा देने तो बिल्कुल बांटा नहीं होगा। नहीं, कोई कहते हैं वो अलग, बिल्कुल। हाँ, ये एक बात है CPI का कि जो कम्युनिस्ट नेचर से अजय कुमार भी चुनाव नहीं लड़ते हैं। कम्युनिस्ट में से था का रुपया दो, चंदा करना, खाओ, ठीक है, तो वो माहौल थोड़ा सा बदला है। अब कम्युनिस्ट पार्टी में भी चंदा होता है, यहाँ भी कार्यकर्ताओं को गाड़ी में पेट्रोल दिए जाते हैं, यहाँ भी कार्यकर्ताओं की खाना की व्यवस्था की जाती है। पहले वाली बात नहीं रही, तो घर से खा के आइए, भर दिन खट के शाम को घर जाइए। थोड़ा वो पार्टी भी हाईटेक हुआ है। अच्छा, आपने कुशवाहा वोटर्स की तो बात कर ली, ये यादव वोटर्स का मूवमेंट किधर होगा अगर कोई कुशवाहा कैंडिडेट आते हैं तो? यादव का होगा जिसके साथ राजद होगा विधानसभा। फिक्स है। हाँ,
कहीं भी जो राजद का है, यादव या राजद को ही देगा। राजा रामबाला सिंह एक वोट भी अनबैलेंस नहीं हो सकता। नहीं, यादव का विधानसभा में वो लालू यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए अजय कुमार को आरजेडी का तो पूरा समर्थन मिला ही होगा, इसमें मिला। कोई डाउट ही नहीं। यादव उनको वोट करता है, फिर करेगा। अच्छा, अजय कुमार को कुशवाहा का वोटर कुछ इधर उधर हुआ था उस, या फिर सारे वोटर्स कुशवाहा का सपोर्ट कर दिए थे? सारे देखिए 60-70% जो होते हैं ना, उसी को हम लोग मानते हैं बहुतायत। 100% तो कहीं आप खा ही नहीं सकते हैं। रामबालक सिंह को तो वोट मिला था 25,000 के आसपास। तो उनको जो वोट 25 आया था सर, तो जदयू का अति पिछड़ा का वोट, आज भी नीतीश जी का अपना वोट है, उनका नीतीश जी का सिंबल था। रामबालक सिंह को आप कह रहे हैं, तो रामबालक सिंह का सिंबल तीर छाप था। तीर छाप था, बिल्कुल। बहुत बहुत बड़ी पार्टी तीर छाप वाले का क्या है, एक हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं और श्रवण समाज के हमारे मित्र हैं। तो वो रमेश राय कैंडिडेट थे और रमेश राय के लिए काम कर रहे थे, सबके लिए वोट मांग रहे थे। तो हमने एक दिन कह दिया कि ये मालिक घर के लोगों को बताए कि नहीं, बोले हाँ घर में सब कुछ ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि हम इलेक्शन दिन की माँ से ही पूछ लिए, चाची वोट लगा दो। तो बोले बउआ हम तीर छाप दिलिए। बोले भाई नहीं बउआ क्या काहे नीतीश कुमार का जलवा। हाँ, तो वो बोली कि का बुझाबै छै, लोजपा लोजपा करे छै। एकर बेटियो अभी नीतीश कुमार के साइकिल चढ़े छै। क्या तो दादी ने पोती की साइकिल को देखकर तीर छाप वोट लगाया। ये हम वोटर एज ए रिपोर्टर हम सर्वे किए। वाह, था महिलाओं में नीतीश कुमार काफी वर्चस्व था। आज भी उनकी बयानबाजी वगैरह काफी होती रहती है महिलाओं को लेकर, और महिलाओं काफी समर्थन देते हैं आज भी। ये तो है। सिंह जदयू के सिंबल में चुनाव लड़े थे। रामबाला सिंह को लग रहा होगा सब वोट मेरा है, लेकिन हम तो नहीं मान सकते हैं ना। एक और एक आज अजय कुमार है। अजय कुमार का हंसुआ थोड़ा सिंबल है। हम मान लीजिए हंसुआ थोड़ा उनको टिकट नहीं देती है, वो चाहेंगे कि हम निर्दलीय लड़ जाए, तो 20,000 वोट ला सकते हैं क्या? नहीं आएगा। सिंबल का भी वैल्यू होता है सर, बहुत वैल्यू होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, कुछ लोग हमने जैसे पता किया, कुछ पता चला कि जो बीजेपी के यहाँ पे जो लीडर्स हैं, लोकल लीडर्स हैं जो अभी प्रेजेंट में हैं, उन लोगों ने 20 के इलेक्शन में कोशिश किया था कि 20 नहीं 24 के लोकसभा इलेक्शन में कोशिश किया था कि अगर यहाँ से जैसे बीजेपी जीत गई यहाँ से, हालांकि उस वहाँ वोटर्स ही थे, जेडीयू बीजेपी अलायंस में थी, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी को जेडीयू का वोट्स मिला। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ से बीजेपी लीड कर रही है, बीजेपी का सीट बनना चाहिए। ये इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं कि दावा तो लोग कर ही रहे हैं, क्योंकि 24 के इलेक्शन में जब नितिन राय को यहाँ से बढ़त मिली। एक चीज और बताते हैं, विधानसभा में जो रामबालक सिंह जो बार बार कहते हैं तो बीजेपी हमको समर्थन नहीं किया, तो लोकसभा में रामबालक सिंह बदला सधाइए लिए, समर्थन नहीं दिए। उनके भी बहुत सारे लोग थे जो अलग बता के लिए वोट मांग रहे थे, नितिन राय के लिए वोट नहीं मांगा। नहीं, कोई बदला सधाए ऐसा थोड़ी। इसका मतलब है कि नितिन राय को जो वोट मिला है विभूतिपुर से, बीजेपी का कोर वोटर है। वहाँ जदयू का जो कहेगा नहीं है। नहीं, जदयू के बहुत सारे नेता जो अलग बता के लिए वोट मांग रहे थे। वाह, मतलब आपका स्टेट में सेंट्रल में अलायंस है, लेकिन आप लोकल लेवल पे अलायंस में हो ही नहीं, आपस में लड़ाई चल रही है। यहाँ भी था, रामबाला जी चाह रहे थे अगर बीजेपी यहाँ से लीड करेगी तो अरविंद कुशवाहा के जीत जाएगा। अरविंद कुशवाहा को कमजोर करने के लिए पिछले बार भी अरविंद कुशवाहा अगर जदयू सपोर्ट नहीं किए थे तो रामबाला सिंह को कमजोर करने की कोशिश किए थे। वो हारेगा तो हम बढ़ेंगे। राजनीति में तो सब होता ही है सर। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि विभूतिपुर में भाजपा का सीट बनना मुश्किल है। बताते हैं, देखिए रामबालक सिंह संसदीय व्यवस्था में पुराने लोग हैं, पंचायत की मुखिया से राजनीति शुरू किए थे, बहुत ज्यादा 2-2 बार मिले रहे, तो उसको पार्टी टिकट नहीं भी देगी ना, कोर वोटर है तो चुनाव लड़ेगा। हाँ, तो जो इंसान इतने सालों से राजनीति में है वो बिना चुनाव लड़े बैठ तो नहीं सकता है, और चुनाव लड़ेगा तो विभूतिपुर के चुनाव परिणाम को प्रभावित करेगा। ऐसा नहीं है तो 5,000 वोट पर समझ जाएगा, तो 10-15,000 वोट आ जाएगा, निर्दलीय भी लड़ेगा इतना तो। हाँ, अभी जहाँ जहाँ घूम के सम्मेलन कर रहे हैं, तो हालांकि हम अब नहीं जाते हैं किसी सभा में, लेकिन सोशल मीडिया पर जो भीड़ देखते हैं या लोगों से बातचीत होती है, तो रामबालक सिंह का व्यक्तिगत जीवन जैसा हो हम आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहते। विभूतिपुर इंसान ने काम किया। सिंह की एक विशेषता है, उसके जो लोग लोजपा में थे वही लोग जदयू में उसके साथ थे और आज भी उसके साथ। क्या बात। रामबालक सिंह का ये पॉजिटिव है कि वो अपने समर्थकों को बिखारने नहीं दिया, उसको बांध के समेट के वो अपने पास रखे हुए है। उस आदमी की विशेषता तो है। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी की विशेषता है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वाह।
अच्छा पीएन, आप मुझे अब, ये तो हो गई व्यक्तिगत बातें, हो गई पार्टी की बातें, हो गई, और अब बात करते हैं विभूतिपुर के विकास के बारे में। 2005 से बात करते हैं। 2005 से लेकर 2010 तक सीपीआई का कार्यकाल रहा और रामदेव वर्मा विधायक रहे। उसका 2010 से लेकर 2020 तक रामबालक सिंह विधायक रहे और जेडीयू से रहे, और 2020 से लेकर 2025 चल रहा है, सीपीआई के विधायक फिर से हैं अजय कुमार। इस 20 साल के कार्यकाल को डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप कैसे देखते हैं? देखिए, पब्लिक की नज़र में जो नहीं, एज आम पब्लिक बताना है कि हमने क्या देखा। देखिए, विकास जो होता है ना, मैं आपको बताऊं कि कोई भी एमएलए एमपी विकास नहीं करता है। विकास सरकार करती है। सरकार का बजट होता है किस मद में कितना खर्च करना है विकास के लिए, और संसद जो होते हैं या विधायक जो होते हैं वो सिर्फ अनुशंसा करते हैं। नहीं, बिल्कुल, फंड तो वहीं से आता है, देती है। लेकिन फंड आने के बाद फंड में करप्शन, क्या क्वालिटी ऑफ वर्क, है ना, ये सब भी तो देखा जाता है ना। क्या कि 2005 से पहले जो फंडिंग थी, 2005 के बाद जो फंडिंग रेजिंग किया नीतीश कुमार के कार्यकाल में, तो उससे विभूतिपुर प्रभावित रहा है। जैसे देखिए, रामदेव वर्मा के टाइम में एक काम हुआ था, हमने एक खबर बड़ी स्टोरी किया था, नदियों पर छोटे छोटे पुल का निर्माण कराए थे। अभी भी कहीं के बोर्ड देखते हैं। ठीक है, तो रामदेव साहब ने पूछा कि आप पुलिया पर फोकस क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि पुलिया जो है ना, विकास का रास्ता तय करता है, कनेक्टिविटी बढ़ाता है, विकास का रास्ता को सीधा करता है। फिर वो चुनाव हारे, रामबालक सिंह का 10 साल का कालखंड में विभूतिपुर में गंडक नदी पर दो पुल बना, बड़ी पुल बनी, उसका क्रेडिट लेते हैं रामबालक सिंह कि हमने ही बनवाया। नहीं तो नाम पहचान तो उन्हीं को मिलेगा ना। हाँ, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, वो क्रेडिट लेते हैं कि हमने ही बनवाया। ठीक है, तो वो, लेकिन हम जानते हैं वो सरकार बढ़ाती है, सरकार को जगह चाहिए। आज समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज खोलना था, तो विजय बाबू उसको लेकर चल गए सरायरंजन, सरायरंजन लेकर चले गए। पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना था, तो उस समय जो जगह चाहिए था पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए, वो जगह किशनपुर टबका में मिलता। अच्छा, क्योंकि उसको जगह देने के बाद होगा तब ना। राय गंगाराम ट्रस्ट जो है उसने तय किया कि सरकार को डोनेट करेंगे, तो कहा जाता है उस ट्रस्ट को। हाँ, विधायक जी ने उसमें पहल किया, विधायक तत्कालीन विधायक ने जमीन खोजवाने में मदद किया, जमीन रजिस्ट्री कराने में मदद किया। ठीक है, बीएड कॉलेज का क्रेडिट जाता है उनको, जबकि बीएड कॉलेज का क्रेडिट उनके घर के लोग खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। डॉक्टर मेघन प्रसाद नाहन कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और बीएड कॉलेज को नाहन में लाने में अहम भूमिका मेघन प्रसाद थी, क्योंकि दोनों परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं दोनों एक दूसरे के। हाँ, परिवार के लोग हैं। अच्छा, इनको क्रेडिट गया। फिर अजय कुमार के कालखंड में अजय जी भी कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये लोग अनुशंसा करते हैं। पैसा तो सरकार का आता है, तो उसी में है कि जो ईवी एक्टिव रूप से, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आदमी सोया रहता है। विधानसभा में विभूतिपुर की समस्याओं को लेकर रामबालक सिंह से ज्यादा बात अजय कुमार करते हैं। होता है, कुछ लोग की नाराजगी तो होती है अपने कैंडिडेट से, क्योंकि सारा काम तो करवाना। अभी आपसे बात कर रहे हैं, इस बात को सुनकर किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम पर क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमने देखा हमने बोला। रामबालक सिंह के टाइम में कुछ एक ऐसे अस्थायी कार्य हो गए जिसका क्रेडिट उनको जाता है और लेते भी हैं, किया सरकार ने। तो कालखंड उनका था, उन्होंने भी सक्रियता, उनके कालखंड में मतलब ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने भी सक्रियता दिखाई। अजय कुमार भी है, तो स्वाभाविक है कि वो सत्ता में थे, राज्य सत्ता में, ये विपक्ष में है, विपक्ष में इसका भी प्रभाव पड़ता है। हाँ बिल्कुल, फंड लेने में प्रभाव तो पड़ेगा, विपक्ष का प्रभाव पड़ता है। वही अगर जदयू का विधायक होता है ना समस्तीपुर विधानसभा से, तो मैं बोलता हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज समस्तीपुर में बनता, मेडिकल कॉलेज समस्तीपुर में बनता तो जिला के बिथान के लोगों को भी लाभ होता है। आज सरायरंजन में बनने से समस्तीपुर शहर के लोग मेडिकल कॉलेज का लाभ नहीं लेंगे, दरभंगा, कनेक्टिविटी टूट गई है। बिल्कुल, दरभंगा भागेंगे, क्योंकि वो बिहार सरकार का अगेंस्ट विधायक था, वो इसलिए नहीं बना। तो राजनीति में तो ये सब भी हो जाता है। विभूतिपुर में अगर हम बात करें तो एक स्टेट लेवल पे जंगल राज की बात होती है, लोग बात करते हैं क्राइम क्राइम क्राइम। आप तो काफी अनुभवी पत्रकार रहे यहाँ के, तो अब हमें ये बताइए विभूतिपुर का क्राइम का ग्राफ पहले की अपेक्षा कितना कम हुआ है? पहले से क्या क्या होते थे जो अब नहीं हो रहा है?
देखिए क्राइम, नेचर ऑफ क्राइम ही चेंज हो गया। अच्छा। ठीक है। पहले क्या होता था हम्म कि 2-3 गांव थे हम्म जहाँ यहाँ अपराध हो रहा है, जबकि राजनीतिक पॉलिटिकल क्राइम हो रहा था। अच्छा। हाँ, सांकबोन था, सांकबोन में 2 विचारधारा के लोग अलग अलग थे, फाइट होती थी। कुछ लोग थे जो हम लोग चिंते थे कि ये आदमी बदमाश है, थाना पे नाम लिखा होता था कि ये व्यक्ति जो है इलाके का चिन्हित अपराध कर्मी। अब तो किस टोले में और किस घर में कौन बदमाश है और कौन व्यक्ति कहाँ जाके क्या अपराध कर देगा ये पता ही नहीं चलता। मतलब पहले क्राइम डिफाइन था, हाँ, आइडेंटिफाइड था, टक्कर में आ जाता था। आज पकड़ना मुश्किल हो गया है। जनसंख्याएं बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। आप जानते हैं अपराध का सबसे जो मूल कारण होता है, ये छीनते की घटनाएं होती है, लूटपाट घटनाएं होती है, बेरोजगारी। तो बेरोजगारी होती है, तो बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, तो सीधा एक अपराध बढ़ा है। लेकिन आज भी विभूतिपुर में राजनीतिक जो घटनाक्रम थी, कम हुई है। वो कम हुई है। मतलब पहले राजनीति को लेकर काफी हत्याएं होती थी, सबसे मर्डर होती थी। चर्चित जो अभी हुआ सुंदर मुखिया हत्याकांड, दोहरा हत्याकांड, वो भी राजनीतिक कारण से नहीं हुआ, व्यक्तिगत कारणों से हुआ। वो राजनीतिक कारण नहीं है, नहीं, व्यक्तिगत कारण है। बिल्कुल। राजनीतिक हत्याएं का दौर समाप्त हो गया। मतलब राजनीतिक हत्याएं तब होती है जब कुर्सी को बचाना होता है या कुर्सी लेना होता नहीं, है। पहले जो था ना, तो राजनीतिक हत्याएं होती थी तो उसमें पॉलिटिक्स ही उसका कारण था। तो वही कह रहा है ना कि कुर्सी को बचाना हो या कुर्सी लेना हो, संरक्षण को लेकर सत्ता को वो समाप्त हुआ है, वो समाप्त हो गया। समाप्त हुआ है। अब का क्राइम जो है वो पैसों को लेके है, पैसों को लेकर, पेट को लेके है। हाँ, यही सब के। अभी देखते हैं अब सरकार को, अब मोबाइल कहीं रिंग करिए, साइबर क्राइम को लेकर सरकार गृह मंत्रालय को प्रचार करना पड़ रहा है, एक्टिव होना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा बढ़ गया साइबर क्राइम। हम लोग को भी फोन आ जाता है कभी कभी, जब समझ आते हैं कि आदमी काम का नहीं है, तो कह देते हैं कि लगता है आप गलत आदमी से बात कर रहे हैं। तो आप कौन बोल रहे हैं? हम थाना अध्यक्ष बोल रहे हैं, पर घर से लगता है। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमें ये बताइए कि आप तो काफी वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, पत्रकारों का अनुभव आपसे जानना चाहते हैं कि आज के दौर की पत्रकारिता और आप जब शुरुआत की थे तब के दौर की पत्रकारिता में क्या अंतर है? अरे सर क्या देखिए, आज की दौर में जो पत्रकारिता जो शुरू हुई ना, जो जन पत्रकारिता जो शुरू हुई, ठीक है, वो मीडिया को बहुत कमजोर कर दिया। आज के दौर की पत्रकारिता हम बताते हैं कि मीडिया घराना में बदलाव, हम जब पत्रकारिता शुरू किए थे, संपादक बेल बजाते थे, उनका प्यून आता था और वो कहते थे कि सीईओ को बुला के लाओ डायरेक्ट। वो एमडी आते थे और एमडी तब तक खा रहते थे जब तक एडिटर या नहीं कहें कि बैठिए। ठीक है, वो दौर हम देखे हुए। ठीक है, हम कई अच्छे संपादक के साथ काम किए, यमुनाचल मिश्रा, ओम प्रकाश अस्क, यशोनाथ झा, फिर 1-2 नाम भूल रहे हैं, बड़े पत्रकार। लास्ट में आपने सच में काम किया है, तो सुकांत सर के साथ काम किए। ठीक है, नए दौर में रजनीश उपाध्याय, अजय कुमार जी के साथ हम काम किए। तो होता क्या है कि अब जो है संपादक खड़ा रहता है एमडी के सामने। बिल्कुल। ठीक तो है, देख रहे हैं। हम एक छोटी सी कहानी आप बताते हैं। मिथिला डेयरी में एमडी होते थे डीके श्रीवास्तव, उनसे मेरा बहुत नजदीक की परिचय था। हम समस्तीपुर किसी काम से गए, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा आइए आपसे बहुत दिन हुआ बात करेंगे। तो जानते हैं हम वहाँ गए ना, तो प्यून को हम बोले कि बोलिए प्यून जहाँ आए हुए हैं। तो प्यून हमको जानता था। तो प्यून कहा कि जो मुजफ्फरपुर से प्रभात खबर के नहीं, उससे हम हिंदुस्तान में थे। हिंदुस्तान के संपादक अभी सर से बात कर रहे हैं। क्या बात। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। तो हम बगल में खड़ा थे और उस रूम से हमने देखा कि दैनिक हिंदुस्तान के संपादक और मीडिया मेजर निकलते हुए। तो हमारी जब एंट्री हुई तो श्रीवास्तव जी ने को सीधा कहा कि दादी आपके संपादक जी आए थे 1 पेज का विज्ञापन बुक कराने। क्या बात है। ठीक है, जबकि हम लोग विज्ञापन बुक कराने के लिए जाते थे किसी से मिलने के लिए, और जब मिलते थे चाय पीते थे, उससे बात करते थे। विज्ञापन के लिए फोन पर करते थे। 50,000 का एक विज्ञापन हमको
टारगेट मिला है, आपके नाम पर बुक कर रहे हैं। वाह क्या बात। ये दौर हुआ है, अब संपादक को जाकर विज्ञापन मांगना पड़ता है। बिल्कुल, मतलब एक दौर था जब लोग पत्रकारिता को ऐसा करियर देखते थे, और आज के दौर में पत्रकारिता मजाक बन गई है। अभी हालिया दिनों में मैं बोलूं हाँ कि समस्तीपुर एसपी हाँ हाँ। विभूतिपुर थाना निरीक्षण करने आए। ये किसी रिपोर्टर को पता नहीं चला, हमको पता चला। आज हम सक्रिय पत्रकारिता में नहीं है, तो हमने एसपी को कॉल किया। एसपी को कॉल किया तो एसपी मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। अपन में थोड़ा लगा हो सकता है नंबर डिलीट हो गया हो, लेकिन 20 मिनट के बाद एसपी के आवासीय कार्यालय से कॉल आया। हमको कॉल आया तो पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं। हमने कहा कि हम पीएन झा पत्रकार बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका घर कहाँ है। तो हमने कहा कि हमारा घर कहीं नहीं होता, हम जब बोल रहे हैं तो हमको साहब से इस विषय में बात करनी। तो अब तो पत्रकार कहने के बाद वो एसपी ऑफिस से वो जो रिसीवर होता है फोन वाला, वो कहता है पता लिखाइए साहब उजना। हम पता क्या लिखाएंगे, हम आज विभूतिपुर है, कल खानपुर में रहेंगे, पत्रकार में रहेंगे, मेरा पता क्या है। और हम आपसे कुछ अपनी बात थोड़ी करेंगे, हम तो आपसे बात करेंगे, आप कुछ बोलेंगे तो हम अपने पब्लिक को बताते हैं कि आपने आज आके विभूतिपुर में क्या किया। ठीक है, यही होता है। हाँ तो अब क्या हो गया, पहले रिपोर्टर को जो सम्मान था अधिकारियों को, और दूसरी बात क्या हुई, ये यूट्यूबर लोग जो होते हैं, ठीक है, उन्होंने स्तर को थोड़ा और कमजोर किया। आप बहुत इसको नहीं लीजिएगा, आधा अधूरा ज्ञान को उन्होंने प्रकाशित किया। अरे शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाता है लोग। हम तो कुछ लोकल लोग हैं, यूट्यूबर लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। नहीं, मेरा कहना है कि अगर आप कहते हो पत्रकार, तो खैर पत्रकार की परिभाषा होता है जो पत्र में काम करता है वही पत्रकार होता है। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो तो आपका अलग एड्रेस होगा, अलग एड्रेस होगा। ठीक है आप, लेकिन होता क्या है कि वो शुद्ध नहीं बोलते हैं। और हम लोग लिखते भी थे और आज भी लिखते हैं, इस बात का ख्याल करते हैं कि कुछ शब्द डालें। आपको आश्चर्य होगा नवनीत जी, जो हम कई खबरों में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे तो कई बुजुर्ग कॉल करते थे कि झा जी इस शब्द का जो प्रयोग हुआ इस वाक्य में वो हमको सही नहीं लग रहा है। क्या और हुआ? हम मोटरसाइकिल से उनके घर पे पहुंचते थे और हमको प्रमाणित करना पड़ता था कि इस वाक्य में इस शब्द का प्रयोग सही किया सही गया। किया गया, क्योंकि हिंदी में शब्दों की होता क्या था कि उसमें लोग अखबार पढ़ते थे, आज अखबार पाठकों की संख्या कम गई। जब से ये एंड्रॉइड मोबाइल आया है, अब आज का बच्चा पढ़ने के प्रति जिज्ञासा कम रखता है, तो सुनता है, ऑनलाइन पढ़ता है, वो सुनता है ना, तो उसकी ये पकड़ तो है कि आप ग्रामेटिकल की आपका व्याकरण कितना कमजोर है या मजबूत है, ये वो सुनता है। वाक्य का स्ट्रक्चर वो कैसा है? कहता है सर देखिए ये रिपोर्टर आपका पत्रकार है, ये गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है। हमको लोग पत्रकार रहता है ना, तो तुम ऐसा बोलते ही नहीं। तो पत्रकार का मतलब है वो पत्रकार है कि ही अगर नहीं। आप पर उंगली उठ जाए तो आप पत्रकार नहीं है, नहीं है, बिल्कुल। उंगली उठाने से आप परहेज रखिए। आपको हर कोई लगे, हर किसी को लगे कि अपना है और हर किसी को लगे कि मेरा पराया है, मेरा पढ़ाया, तब आप बैलेंस चलिएगा। बैलेंस चलिएगा। और वैसे भी हम लोग को कहते थे सीनियर कि खबर जो अखर जाए वही अखबार की खबर होती है। और इस पर हम काम करते, मेरी कई खबरें हैं, मेरे कई नेता लोग आज भी बैठते हैं तो मेरी खबरों के कोटेशन को हमारे सामने दोहराते हैं। तो अब तो हम थोड़ा सा लजा जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम गुमान महसूस करते हैं कि चलो मेरा पंक्ति आज भी कोई यूज कर रहा है। आज भी एक नेता है, वो हमको जब देखते हैं तो कह देते हैं क्या झा सर रिश्ते में आई खटास तो निकाल लिया दिल का भरास ना, हमको अच्छा लगता है। ये सब आज भी एक दिन एक पंच समारोह लाइन जो में- है वो हर कोई यूज नहीं कर सकता है, एक दिन अनुभवी लोग ही कर एक सकते हैं। दिन- अरे कल की बात करते हैं, कल थाना पे एक प्रीता आई थी, उसको हम पहचान लिए, आवेदन लेकर आई थी, वो हमको नहीं पहचानी क्योंकि जब जिसने हमको देखी तो उसने बहुत दुबले पतले थे, हम 20 साल पहले उसको देखे थे। अच्छा, तो गांव और नाम बोली ना, उसको पहचान लिए। तो उसके जानने के बाद थाना अध्यक्ष पूछे झा जी आप जानते थे क्या? हम बोले हमारी स्टोरी की नायिका रही है। नायिका। हाँ, तो हम कैसे पूछ सकते हैं? तो हम जिस पर लिखे हैं वो 20 साल बाद भी हम उसको देखेंगे, हमको याद आएगा। वही जाएगा, बिल्कुल याद आ जाएगा। दो युगल प्रेमी की अनूठी प्रेम कहानी हमारी एक क्या बात हिंदुस्तान में छपी थी, तो वो वही लड़की थी जो अपने बेटे के साथ आई थी। वो अपने बेटे के साथ थी, बड़ा बेटा था। लगता है आप काफी ज्यादा उपन्यास, नाटक, कहानियां पढ़ते हैं। नाटक तो हम लिखते अच्छा, भी थे, लेकिन क्या कहिएगा, हाँ। आर्थिक दौर है, यहाँ
मेरा कहना है कि लिखना पढ़ना दो ही व्यक्ति कर सकता है। मुझे उपन्यास या तो तो काफी जो अच्छा लगा। यायावर है वो, यायावर, जो हाँ। संपन्न है वो। संपन्न है वो। हम लोग के साथ क्या है कि न यायावर है न संपन्न। न संपन्न है। खटना पड़ता है बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए बिल्कुल, काम बिल्कुल। करना पड़ता है। और जब ही आप काम करते हैं कहीं तो आपका एनर्जी का हरासमेंट होगा। लेकिन आज भी हम पढ़ते हैं, आज भी हम 1 घंटा, हम आधा घंटा 1 घंटा रूटीन बंद होकर मोबाइल भी सुनते हैं। तो एक चीज़ है बस कि अभी जो भी इस देश में जितने भी पत्रकार हैं जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि शुद्धता को कैसे बढ़ाएं, किस तरीके से अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करें ताकि पब्लिक को लगे कि हाँ। देखिए, प्रिंट मीडिया की स्थिति तो काफी खराब होती जा रही है। मेरा मानना है कि अगले 15 से 20 वर्ष के अंदर सारा प्रिंट मीडिया डिजिटाइजेशन हो जाएगा। और लिखना तो पड़ेगा ना फिर भी, हाँ, तो सुनिए ना, लिखना तो वहाँ भी है, वहाँ क्या बस है, पेपर पे नहीं छपेगा। वहाँ विजुअल के लिए जो काम करते हैं, मेरा कहना है क्या कि आप जो बोल रहे हैं विषय का चयन और शब्दों का चयन का आप ख्याल रखें। कब क्या बोलना है। हाँ, चूंकि होता क्या है कि आप जो ही कैमरे पर आते हैं यूट्यूब के माध्यम से, जो ही माइक लेके जाते हैं, अभी एक मेरे मित्र हैं, हालांकि उनको भी पत्रकार हम नहीं बनाया था, उनको हिंदुस्तान में जोड़े थे हम। अच्छा, नाम लेना उचित नहीं होगा। नहीं, वो अभी नहीं, यूट्यूबर, नाम नहीं लेना है, हाँ। वो यूट्यूबर है, अभी उनका 5 लाख के करीब फॉलोअर्स। अच्छा, तो हमको फोन करके दादी हिंदुस्तान का पत्रकार बनाए थे उन्होंने। बनाए थे कुछ दिनों के लिए। अच्छा, तो वो एक दिन आए थे कल्याणपुर कॉलेज पर, हमको कहे कि डॉक्टर अशोक कुमार का इंटरव्यू कर लीजिए। हम क्यों करें, वो बोलेंगे, हम सुनेंगे, हम लिखेंगे। तो हम परिचय करा दिए। तो क्या किए, माइक लेके गए, दे दिए। डॉक्टर अशोक कुमार को बोले बोलिए सर, और अशोक कुमार मेरा मुंह देख रहा है, क्या बोलना है पता ही नहीं है। अब पूछेगा तब न बोलेगा। हाँ हाँ हाँ, वो आदमी को पूछने ही नहीं आता। अभी भी उसका वीडियो देखते हैं। उसका वीडियो हम इसलिए नहीं देखते हैं अच्छा। कि उसने क्या कलेक्ट किया। उसका वीडियो हम देखते हैं, हंसने कुछ उठा देगा, कहेगा मने अब देखिए ये है, ये मतलब बोलेंगे। आप अपने पत्रकार को पत्रकार बनाए और अब उसको एज ए कॉमेडी पर्सन देख रहे हैं। हाँ, इसलिए देख रहे हैं कि वो आदमी 5-6 महीना ही अखबार में काम किए थे, योग्यता के कारण हटा दिए गए थे। लेकिन वो आदमी का व्यूज देखिए, वो फोन कर करता है, ये कभी आमदनी कुछ हाँ, हो एक ये भी है कि लोग सही चीज को देखना नहीं चाहते हैं, गलत चीज को देखना चाहते हैं हमेशा। और क्या हम बोले, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं, अभी भी रवीश कुमार तो सर्वमान्य है। उनका तो लिखावट, हाँ। अभी एक मिश्रा करके हम करते हैं। शुभांकर मिश्रा की बात कर रहे हैं? शुभांकर मिश्रा। अच्छा, उनके, हाँ। शुभांकर मिश्रा शुभांकर का की एक बात कर रहे हैं। पोस्ट हमको इतना अच्छा लगा हाँ। कि हम अपने फेसबुक आईडी पर उनका शेयर किया। नहीं, उनका हिंदी बहुत अच्छा, वो भी काफी उपन्यास ठीक वगैरह है। पढ़ते हैं, वो भी काफी हाँ, अच्छा। तो हाँ हाँ उनको हम पहले नहीं सुनते थे। हाँ हाँ हाँ। हम इधर कुछ प्रवचनकर्ताओं नहीं, को वो से बात साहित्य कर के रहे थे। काफी अच्छे जानकार हैं हाँ, वो, लेकिन हाँ। जब बिहार बीपीएससी आंदोलन में जब वो आदमी बोल रहा था ऑन दी कैमरा, नीतीश को ये मिला, चिराग को ये मिला, तेजस्वी को ये मिला, भाषा में काफी शालीनता दिख रही है। माझी को ये मिला, और कटाक्ष भी होगा। बिहार वाला तुमको क्या मिला। हमको इतना अच्छा लगा, लगा कि जो वो लोग निश्चित रूप से पत्रकार हैं। हम वहाँ पे सीखे किस चीज को कैसे पलट के मार देना है, चोट भी लग जाए और दाग भी नहीं उखड़े, उस पूरे वीडियो में हमको ये मौका मिला। इस देश के चौथे स्तंभ को अभी भी कुछ लोग उस जमीर को बचा के रखे हुए हैं। हाँ, अभी भी हम अजीत अंजुम का वीडियो देखते हैं, वो भी काफी अच्छा बोलते हैं। बिल्कुल, मतलब उन लोगों से काफी कुछ सीखा जा सकता है। तो अब रही गई, हम कई जगह बोल देते हैं कि मनीष कश्यप मत बनो यूट्यूबर में। अब मतलब मनीष कश्यप की तो भाषा है ही नहीं, पत्रकारिता की तो भाषा ही नहीं है। हम कई बार उनको देखते हाँ, थे चिल्लाते गुंडे हुए, की भाषा है वो तो। हमको बुरा लगता था। आज देखिए उनका क्या हासिल है, आज बातें खुल गई, नहीं राजनीति बनना चाहते थे तो बातों से लगता ही था, वो तो था ही था। तो हम खास करके युवाओं से कहते हैं, जो भी रील्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, समाचार संकलन करते आप हैं, सीखिए कि आप कुछ पॉजिटिव लाइए, आपको सम्मान करने। तो आपको मालूम है कि आपके आईडी पर गाली कोई दे या नहीं दे, लेकिन वो हंसता जरूर है, अंदर से हंसता है। हंसता हाँ, है। बिल्कुल। तो आप व्यूज उठा लेते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं, और पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं। सब कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए बेन कि अब विभूतिपुर में ऐसे कौन से काम हैं जिनको लगता है कि आपको होना चाहिए, कमी है विभूतिपुर में कुछ, एजुकेशन में या सैनिटेशन को लेके, या साफ सफाई हो गया, सड़कें हो गई, या हॉस्पिटल, मतलब ऐसा कौन सा फील्ड है जहाँ पे अभी विभूतिपुर पीछे है, उस फील्ड में काम होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखिए, जिस कार्य में विभूतिपुर पीछे है ना, उस कार्य में पूरा बिहार पीछे है। नहीं, हम विभूतिपुर की बात करेंगे अभी। विभूति बात करेंगे ना, हाँ पूरी जो सरकारी व्यवस्था है वो डाटाबेस व्यवस्था हो गई है। हाँ, वो तो डेटा पे चल रही है, ठीक है, डेटा में एरर है, ये कह रहे हैं आप? सारे लोग शिक्षा में, हाँ। स्वास्थ्य में, ठीक है, हर जगह। आपको आश्चर्य लगेगा। एक बार क्या हुआ, हम कोरोना का वैक्सीन लिए,
और सेकेंड वैक्सीन हम लिए नहीं, हमको वैक्सीनाइज हो गया, हमको मैसेज मिल गया। हम पहुंचे हॉस्पिटल कि हम वैक्सीन अभी लिए नहीं है, कैसे हमको मैसेज मिला। तो एक आदमी ने कहा कि जाहिर से गलती हो गया, तो हमको डाटा देना था, आज इतने लोगों को देना था, जो जो नंबर याद था ना उसी उसी नंबर वाले का कर दिए, उसकी नंबर भरना पड़ता है। ठीक है, स्वच्छता की बात करिएगा, आपको आश्चर्य होगा कि हमको एक बार 12,000 रुपये का एक मैसेज आया, अच्छा, मोबाइल पर। तो हम गए बैंक कि पैसा क्या चीज़ का आया। तो बैंक वालों ने देखा कि सरकारी पैसा है, तो कोनो शौचालय उचालय बनवाए हम, उसका अनुदान आया। हमने कहा भाई जो आवेदन करता है उसको अनुदान की राशि नहीं मिल रही है, हमने तो आवेदन ही नहीं किया है। अच्छा, हमको कैसे आ गया? हमको कैसे जानते हैं, उस मुद्दे को लेकर हम जिलाधिकारी तक को आवेदन दिए कि हम पैसा वापस कहाँ करें, हमको ये लाभ नहीं लेना। अच्छा, ठीक है, ये हम अपनी बात कर रहे हैं, उसमें कई अखबारों में खबर भी आई थी। ठीक है, हमने डीएम पत्र दिया था। तो शिक्षा में भी आज भी आप किसी स्कूल पर जाइए, टीचर आपको क्लास में पढ़ाते नहीं मिलेगा। 5 गो 6 गो देवी जी मास्टर कुर्सी बाहर में लेके बैठल मिलेगा। हाँ, हम कभी कभी 4 व्हीलर से निकल जाते हैं, स्कूल सामने ड्राइवर कहते हैं गाड़ी धीरे से चला। अच्छा, हम इसलिए कहते हैं कि उस गाड़ी को धीरे के चलने की गति मात्र देखकर मैडम लोग पढ़ाने लग जाती है, कुर्सी लेकर भाग जाते हैं। हम वहाँ रुकते नहीं है। ठीक है, तो क्या करेगा, अभी इसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल की जरूरत है, इस स्तर पर, सरकारी स्तर पर भी और समाज। हुआ क्या कि समाज के लोग अब सरकारी संस्थाओं से ताल्लुकात रखना बंद कर दिए। लोगों को सिर्फ यही लग रहा है कि हमारे लिए क्या लाभ मिल रहा है, उनको अपना काम हुआ, वो अपने समुदाय के लिए हम नहीं सोचते। व्यक्ति सेल्फिश होता जा रहा है। यही कारण है विभूतिपुर में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता जो आप बोले ना, ये तीनों जो है वो एकदम समझिए बहुत ही कमजोर गर्त में जा रहा है। हम ऑलरेडी हम बुढ़िया में जो उपकेंद्र है उसमें हम मेंबर हैं। अच्छा, वहाँ के सीएचओ से हमारी एक बार बहस हो गई इस बात को लेकर। वो क्या करे, ग्रुप में मैसेज डाल देगी आज बैठक है। अब हम समस्तीपुर में हैं, ग्रुप में पढ़ेंगे, आज बैठक है। तो भाई आएंगे कैसे, समस्तीपुर से काम से गए, अब 3 दिन पहले हमको फोन करिए, बिल्कुल, तब ना हम अपनी तैयारी रखेंगे। तो हम गए, कहे कि आप तो कहीं क्या करिएगा सर से फोटो खिंचा लीजिए, हम लोग को बैठक करा के देना होता। क्या बात है, ठीक है, क्या बात। तो हम भी फोटो खिंचाए। हाँ, बाद में कहे कि हम ऐसे बैठक में नहीं आते हैं जिसमें सिर्फ साइन करेंगे, आप फोटो खिंचाएंगे। तो ये 80% कुशवाहा जो चले जाते हैं एक कैंडिडेट के पीछे लड़ाई लड़ने के लिए, इसको जिताना है, तो क्या वो डेवलपमेंट के पीछे आंदोलन नहीं कर सकता है? डेवलपमेंट इस बार जो अजय कुमार विधायक बने थे, हाँ, तो इसी मुद्दे पर बने थे कि हम विभूति में भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। अच्छा, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। नहीं, मतलब नेताओं से कुछ नहीं होने वाला है, पब्लिक को आना पड़ेगा। अभी भी बतलाते हैं कि जो पैसा देता है ना ब्लॉक में, अंचल में, उसका काम हो जाता है, कोई जानबो नहीं करता। कहता तो वो है जिसका काम नहीं हो रहा। विभूतिपुर में एक वर्ड बड़ा प्रचलित है, सुना होगा आपने, बिचौलिया। नहीं, वही ना हम बोले। हाँ, वही हम बोले। हम लोग बोलते हैं कि बिना नजराना का यहाँ कोई काम नहीं होता। हम लोग यहाँ रिश्वत घूस नजराना चाहिए। नजराना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में नजराना चलता था, राजा महाराजा लोग नजराना यूज करते वो है, उसको क्या करिए, उसको लोग पचा लिया, साध लिया, चलने दो। हाँ, जिसका काम है। कौन बदलेगा इन सब चीजों को? इसके लिए अभी विभूतिपुर में कोई ऐसा नेता नहीं स्टैंड कर पा रहा है। सब अपना स्टंट करवाना होगा, करप्शन तो खत्म करवाना होगा, उनको बोलना होगा करवाइए। अब देखिए बता, अब रुकने वाला तो ये नहीं है, गिरफ्तार तो काफी तेज हो गई है। कोई मुद्दा चुनते हैं, उस मुद्दा को लेकर आगे ही बात है। एक बार एक लड़का को एक बैंक में दिक्कत हो रहा था, तो उस बैंक के कुछ कमजोरी को हम जानते थे। उस लड़के को हमने कहा कि तुम डीएम को ये सब मुद्दा लेके पत्र लिखो, तो लड़ना चाहते हो। वो भी वामपंथी संगठन का लड़का था, तो वो जो है सब डीएम को लिखा। डीएम को लिखा तो डीएम ने तुरंत बैंक से पत्राचार कर लिया। तो आरएम और बैंक मैनेजर उस लड़का के पास गए, कहे कि 50,000 रुपया का केसीसी आपको कर देते हैं, आप आवेदन वापस ले लीजिए और लिख दीजिए, हमको इनसे कोई शिकायत नहीं है, किसी के भड़काने पर हमने आवेदन लिखा। उस लड़के ने ले लिया। उस लड़के ने
केसीसी करवा लिया, वाह। आवेदन लिख दिया और मैनेजर को कह दिया कि हम सर ये काम फलाने पत्रकार जी करने पर किए थे। मतलब पीएन आप ये कह रहे हैं कि विभूतिपुर में लोग अधिकारी को नजराना देते हैं और अधिकारी लोगों को भी नजराना देते हैं। लोग नहीं, तो रिप्रेजेंट करते हैं, समझे? मतलब वही हुआ ना, बात तो वही हुई ना। हाँ, हर अधिकारी जो है ना 5 7 इलाका के लोगों को रखता है, ठीक है। अच्छा, वो उसका काम को सुलह कर देता है। इस समस्या के लिए अभी कोई खड़ा नहीं हो रहा है साहब, समझे ना? कोई नहीं हो रहा है, कोई नहीं खड़ा हो रहा है। जो जहाँ मिलता है वो वहाँ चलाता है। तो आपका विजन क्या है? हम अभी बोले ना, व्यक्तिगत विजन। हम लोग तो मुद्दों को कोई उठाते रहते हैं। हम लोग मुद्दों को उठवाते ये भी उठा देना था कि लड़का ने केसीसी करवाया, इसको उठा देना था। इसको हम लोग नहीं उठा सकते। हम लोग अखबार में काम किए, वहाँ काफी बंदिशें रहती है। बंदिश तो रहती है। वहाँ कहा गया, हम लोग को ट्रेनिंग में कहा जाता था कि आपको बोलना नहीं है, जो चीज लिखना है ना और मन में आ गया किसी से बुलवाइए, किसी से बुलवाइए। तो हम लोग अभी भी कई पब्लिक बोलना नहीं चाहती है, पब्लिक बोलना चाहती है, डर लगता है। बोलती भी है, लेकिन उसी को कुछ मिल जाता है तो वो शांत हो जाती है। मतलब नजराना, फिर नजराना, फिर नजराना और फिर नजराना। और ये विभूतिपुर में नजराना वर्ड तो प्रचलित हो चुका है। हम नहीं बोले, लेकिन ये जो सुन रहा होगा अगर तो लग रहा होगा मेरे बारे में गाली बोल रहा है। तो आप पॉलिटिक्स में आइएगा? नहीं सर, पॉलिटिक्स में हम पिछले बार जो हम चुनाव में आ गए तो वो भी मेरा पॉलिटिक्स नहीं था, वो भी मेरा एक सोशल वर्क था। विचारधारा, आइडियोलॉजी, राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर हमने एक बिहार की बेटी को समर्थन किया था। बिल्कुल। तो पॉलिटिक्स हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं, सवर्ण समाज का, हम पर ठप्पा जरूर लगा हुआ है, लेकिन हम लोग ब्राह्मण हैं। अब ब्राह्मण का मतलब होता है कर्म करिए या खाइए। कर्म करिए और खाइए, क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, नीति निर्धारण तो करना ही होता है, करना ही होता है। तो विभूतिपुर के लिए आपने कभी कुछ सोचा है कि हमें विभूतिपुर के लिए कुछ अच्छा करना है, डेवलपमेंट पर्पज से, एजुकेशन में या किसी भी चीज में? देखिए सर, विभूतिपुर में डेवलपमेंट के लिए ही तो हम पटना से छोड़ विभूतिपुर आए, क्योंकि पत्रकार के हाथ में बहुत पावर होती है। और नहीं, पावर नहीं होता है। पत्रकार का क्या होता है, बदलाव की शक्ति होती है, समाज का विश्वास होता है। पत्रकार को क्या होता है, समाज का विश्वास होता है, पावर नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है, वो पावरफुल नहीं होता, वो फेथफुल होता है। हम झूठ भी लिख देंगे तो समाज को लगेगा कि नहीं यही सच है, यही सच है। ये पत्रकारिता पेशा का समाज के प्रति। हम अभी भी देखिए, अभी भी हम एक सेंटर चला रहे हैं, हमारी एक संस्था भी है। अच्छा। दूर देहात, उस संस्था को लेकर हम जन मुद्दों पे भी काम करते रहे हैं। क्या संस्था का पर्पस? दूर देहात संस्था का पर्पस तो कई है, लेकिन हम जन मुद्दों को लेकर हम खुद अनशन किए हुए हैं। एजुकेशनल पर्पस है, एजुकेशनल पर्पस के 2016 से हम उसी पे काम कर रहे हैं। ये इस बात से मुझे बहुत खुशी मिलती है जब कोई इंसान एजुकेशन के लिए काम कर रहा होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बताऊं कि लगभग हम 5000 प्लस युवाओं को अपने केंद्र के माध्यम से, हालांकि बिहार सरकार का सहयोग है उसमें, हम कंप्यूटर ट्रेनिंग दिलवाए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, उसमें 300 350 लड़के लड़कियां आज जॉब में है। वाह, ठीक है, क्या बात। दरोगा है, सिपाही है, और उसको जोड़े संतुष्टि कब होती है। एक लड़की को हम डांटते थे क्लास में, समझो उससे बिहार पुलिस हो गई। बिहार पुलिस हो गई तो उसको ट्रेनिंग के बाद जब जिला बल में पोस्टिंग हुआ तो उसको पूछा सार्जेंट मेजर ने कि इसमें कंप्यूटर कौन कौन जानती है। तो वो लड़की भी कंप्यूटर सीखी हुई थी, वो भी हाथ उठा दी, उसका पोस्टिंग हो गया लाइन में। वो कंप्यूटर पर कमांड काटती है। तो एक दिन फोन की, सर आप बहुत याद आते हैं। बोले क्या हुआ? सर जानते हैं हमारे ही बैच की लड़कियां हमारे ही खिड़की पर लाइन में खड़ी रहती है और हमको बोलती है कि मैडम हमारा जल्दी से कमांड काट दीजिए। क्या बात। तो आप याद आते हैं। तो हम अभी भी बोलते हैं लोगों को कि डिग्रियां आपको सम्मान नहीं दिलवाती, डिग्रियां एक सीमाओं को पार करती, सीमा को पार करवाती। लेकिन अगर आपके पास हुनर है, आपके पास कौशल है, तो आप दौलत और शोहरत दोनों पाते हैं। दोनों पा सकते हैं। हाँ। बिल्कुल, मतलब आप भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रयास कर रहे हैं, विभूतिपुर के बच्चों का भला हो जाए। तो आपने देखा कि किस तरीके से पीएन ने हमारे सभी सवालों का सही तरीके से जवाब दिया इन्होंने, और इनका जो विजन है विभूतिपुर को लेके, पत्रकारिता में रहना है, बहुत सारे बदलाव इन्होंने किया है और आगे बदलाव करेंगे, और एजुकेशन के क्षेत्र में काफी ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं विभूतिपुर में। दूसरी बात यह भी है कि विभूतिपुर की राजनीति को समझना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, हमने आज समझा भी। और आप भी अगर विभूतिपुर में नए हैं और विभूतिपुर की राजनीति को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले आपको विभूतिपुर के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी मिली होगी, वो भी एक ही प्लेटफॉर्म से। तो आपने हमें इतना समय दिया, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर मिलेंगे, देखते हैं, अभी तो इलेक्शंस आने वाले हैं। और इतना नॉलेजेबल पर्सन इस क्षेत्र को लेके मैंने अभी तक नहीं देखा था। मुझे लगता था कि विभूतिपुर में ऐसी बात नहीं, बिल्कुल आपने जिस तरीके से बताया है ना, वो बातें लगती है कि बिल्कुल फैक्ट है ये, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, कुछ लोगों को इस वीडियो से बुरा लग सकता है, कुछ लोग अपनी टिप्पणी करेंगे कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन हाँ, ये फैक्चुअल बातें थी और इन सभी बातों के पीछे फैक्ट है, प्लस इस हर एक बात का सबूत भी है कि हाँ, ये बातें हुई है, चाहे कास्ट को लेके हो, चाहे पॉलिटिक्स को लेके हो, कैंडिडेट को लेके हो, डेवलपमेंट को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेके हो। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत